मैं एक नॉवल की दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट हो गया था, जहां हर इंसान का फ्यूचर इस बात पर डिपेंड करता था कि वो किस भगवान की सेवा करता है। और मैंने उस भूली हुई गॉडेस को चुना जिसे सब बेकार कहते थे। लेकिन मैं अकेला इंसान था जो जानता था कि वही असली फॉर्च्यून की गॉडेस है। इस दुनिया में हर अडल्ट को एक मौका मिलता था, एक डिवाइन वेल में अपनी ऑफरिंग डालने का, एक गॉड स्टैचू के सामने प्रार्थना करने का और उम्मीद करने का कि कोई गॉड उसे अपने फैक्शन में एक्सेप्ट कर ले। ज्यादातर लोग हमेशा रैंक 0 पर ही रह जाते थे। कुछ लकी लोग रैंक 1 तक पहुंचते थे। रैंक 2 पे पहुंचना भी बहुत रेयर था। और रैंक 5 वो हाईएस्ट लेवल था जहां तक मॉडर्न ह्यूमंस कभी पहुंच पाए थे। इसीलिए जब सारे रिच कैंडिडेट्स फॉर्च्यून के फेमस गॉड ओरायन ड्रेक की पूजा करने के लिए लाइन में लगे थे, मैं उसके गोल्डन स्टैचू के पास से गुजर गया और एक ऐसी गॉडेस को ढूंढने लगा जिसका कोई फॉलोअर नहीं था, कोई प्रीस्ट नहीं था और एक प्रॉपर श्राइन तक नहीं था। जब लोगों ने मेरे द्वारा चुना हुआ नाम देखा तो सब हंसने लगे। एलिया ऑफ द फर्स्ट स्टेप। उनके लिए वो बस एक बच्चों वाली गॉडेस थी, एक ऐसी ब्लेसिंग जो छोटे बच्चों, बिगिनर्स और उन लोगों के लिए थी जो एक रियल गॉड का ध्यान पाने लायक भी नहीं थे। लेकिन मुझे नॉवल की एक लाइन याद थी जिसका मतलब इस दुनिया में कोई नहीं समझता था। गोल्ड फॉर्च्यून नहीं होता। गोल्ड तो बस वो चीज होती है जो तब बचती है जब फॉर्च्यून पहले ही अपना रुख बदल चुका होता है। जब मैं पहली बार डोरियन वेस्ट के रूप में उठा तो मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि मैं डेस्टिनी का चुना हुआ इंसान हूं। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी हार्डवुड फ्लोर से लड़कर हार गया हूं। मेरा चेहरा ठंडे फ्लोर से लगा हुआ था। मेरे मुंह में खून और पुराने इंस्टेंट नूडल्स जैसा टेस्ट आ रहा था। मेरे दाएं हाथ में एक टूटा हुआ फोन था जिसकी स्क्रीन पर एक अजीब नोटिफिकेशन चमक रहा था। फैक्शन ट्रायल रजिस्ट्रेशन, 3 days लेफ्ट। उसके नीचे मेरा बैंक बैलेंस था, $18.42। मैं एक सुपर नेचुरल नॉवल की दुनिया में आ चुका था और मेरी स्टार्टिंग आइटम्स थी एक हेडेक, एक मरने वाला फोन और इतने पैसे कि अगर सेल्फ रिस्पेक्ट साइड में रख दूं तो बस लंच खरीद सकूं। कमाल है। मैं किसी तरह खड़ा हुआ और कॉफी टेबल पर पड़े अनपेड नोटिसेस के ढेर को लगभग गिरा ही दिया। रेंट वार्निंग, यूटिलिटी वार्निंग, अकेडमी वार्निंग, सब पर एक ही नाम लिखा हुआ था, डोरियन वेस्ट। 18 साल का, अनब्लेस्ड, ना कोई रजिस्टर्ड फैक्शन, ना कोई फैमिली स्पॉन्सर और ना ही कोई एक्टिव डिवाइन मार्क। इस दुनिया में ये सिर्फ शर्म की बात नहीं थी, ये पेपर वर्क के साथ सोशल डेथ थी। यादें टुकड़ों में वापस आने लगी। मेरी, उसकी और नॉवल की स्टोरी सब मेरे दिमाग में ऐसे घुस गई थी जैसे किसी ने 3 हार्ड ड्राइव्स को ब्लेंडर में डाल दिया हो। मुझे याद था कि मैं मरा था। मुझे याद था कि मैंने वो नॉवल पढ़ा था। मुझे ये शहर याद था और मुझे ये भी याद था कि डोरियन वेस्ट हीरो नहीं था, असली प्रोटैगनिस्ट था। कार्टर ब्लेन, गोल्डन बॉय, चोजन वन। वो आदमी जो आगे चलकर ओरायन ड्रेक के सामने घुटने टेकेगा, फेमस गॉड फॉर्च्यून से ब्लेसिंग लेगा और इतनी तेजी से ऊपर उठेगा कि अमेरिका की हर रिच फैमिली ये दिखाने लगेगी कि वो शुरू से ही उसके साथ थी। बहुत इंस्पायरिंग। प्रॉब्लम बस ये थी कि मैं कार्टर ब्लेन नहीं था। मैं वो गरीब बेवकूफ था जिसके फैक्शन ट्रायल में सिर्फ 3 दिन बचे थे, जिसके पास $18 थे और एक ऐसा शरीर था जो देखकर लग रहा था जैसे वेंडिंग मशीन के क्रैकर्स और गलत डिसीजंस पर जिंदा रहा हो। मैंने खुद को घसीटते हुए बाथरूम मिरर तक लेकर गया। आईने में जो लड़का मुझे देख रहा था उसकी थकी हुई ग्रे आंखें थीं, बिखरे हुए काले बाल, चोट लगा हुआ जॉ और चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन जैसे अभी पता चला हो कि 2 अलग दुनिया में रेंट भरना है। मैंने अपने मुंह के पास लगी चोट को छुआ और दर्द से मुंह बना लिया। लगता है असली डोरियन कल रात ट्रायल प्रेप सेंटर के बाहर धक्का दिए जाने के बाद गिर गया था। ना उसका मर्डर हुआ था, ना उसे पॉइजन दिया गया था। उसे बस इतना ज्यादा बेइज्जत किया गया था कि उसके शरीर ने हार मान ली और मुझे कंट्रोल दे दिया। सच में अजीब था। मेरा फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। मैंडेटरी कैंडिडेट ओरिएंटेशन, सेंट्रल डिवाइन कैथीड्रल, अनक्लेम्ड अडल्ट्स के लिए अटेंडेंस जरूरी। ये वही पहला कदम था जो या तो डिवाइन फ्यूचर की तरफ ले जाता या फिर पूरी जिंदगी लोगों से इज्जत के नाम पर बेइज्जती दिलवाता। सेंट्रल डिवाइन कैथीड्रल डाउनटाउन के बीच में खड़ा था, जैसे किसी बैंक और टेम्पल ने मिलकर एक गोल्डन फोर्ट्रेस बना दिया हो। मार्बल के पिलर्स, ग्लास टावर्स, एंट्रेंस के ऊपर घूमते सिक्योरिटी ड्रोन्स। सामने प्लाजा में ओरायन ड्रेक का एक बड़ा स्टैचू खड़ा था, एक हाथ में कॉइन और दूसरा हाथ कॉन्ट्रैक्ट्स की बुक पर। काफी सटल। सैकड़ों कैंडिडेट्स प्लाजा में भरे हुए थे। कुछ लोग टेलर्ड सूट्स पहने हुए थे, कुछ वेलवेट बॉक्सेस लेकर आए थे, कुछ के साथ फैमिली प्रीस्ट्स चल रहे थे
जो लास्ट मिनट प्रेयर्स बता रहे थे, बिल्कुल डिवाइन कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स की तरह। फिर मेरे जैसे लोग थे। सस्ते शूज, पुरानी जैकेट, कोई स्पॉन्सर बैज नहीं और ऑफरिंग पाउच इतना हल्का कि बस डेकोरेशन जैसा लग रहा था। सीढ़ियों के पास एक औरत दोनों हाथों में एक सिल्वर ब्रेसलेट पकड़े खड़ी थी, जबकि उसका बेटा स्कैनिंग आर्च के नीचे खड़ा था। वो लड़का लगभग मेरी उम्र का था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। उसने अपने होठ दबा रखे थे ताकि सबके सामने रो ना पड़े। कैथीड्रल क्लर्क ने ब्रेसलेट लिया, उसे एक गोल्डन ट्रे में रखा और एंट्रेंस के पास वाले ऑफरिंग वेल में नीचे कर दिया। वेल आधे सेकंड के लिए चमका, फिर अंधेरा हो गया। लड़की के ऊपर लगा स्कैनर आवाज करने लगा, रैंक 0। उसकी मां ने जो आवाज निकाली वो मुझे आज भी याद है। वो चीफ नहीं थी, उससे छोटी और ज्यादा दर्द भरी चीज थी, जैसे उसका सीना अंदर से टूट गया हो। क्लर्क ने आंख तक नहीं झपकाई। नेक्स्ट कैंडिडेट, उसने कहा। जब लड़का वापस वेल के पास जाने लगा तो 2 गार्ड्स ने उसे साइड कर दिया। उसने उनसे लड़ने की कोशिश नहीं की। लड़ता तो हालत और खराब हो जाती, क्योंकि इस दुनिया में सब जानते थे कि किसी गॉड का तुम्हें इग्नोर करना बहुत दर्द देता था। किसी गॉड के इग्नोर करने के बाद तमाशा करना मतलब अपनी सोशल जिंदगी को खुद बर्बाद करना था। और ये बात डोरियन वेस्ट की यादों ने मुझे सबसे पहले सिखाई थी। गॉड्स को तुम्हें जोर से रिजेक्ट करने की जरूरत नहीं थी, उनकी खामोशी ही काफी थी। कैथीड्रल के अंदर की हवा में इंसेंस की खुशबू थी, चमकता हुआ स्टोन था, महंगा परफ्यूम था और लोगों की मजबूरी भी। सेंट्रल एट्रियम से 7 बड़े हॉल्स निकलते थे। हर एक हॉल एक बड़े फैक्शन के नाम था और ऑब्वियसली गोल्डन डोमिनियन का हॉल सबसे बड़ा था। वहां लाइन इतनी लंबी थी कि वो गिरते हुए कॉइन्स के शेप वाले मार्बल फाउंटेन के चारों तरफ घूम रही थी। बाकी हॉल्स हीलिंग, वॉर, लॉ, स्टॉर्म और डेथ फैक्शंस के थे। लेकिन फिर भी लगभग हर इंसान बार बार ओरायन के गोल्डन डोर्स की तरफ देख रहा था, क्योंकि फॉर्चून का मतलब था पैसा, कॉन्ट्रैक्ट्स, अच्छा घर, अच्छी स्कूल्स, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज और बेसिकली एक बेहतर जिंदगी। कम से कम लोग तो यही मानते थे। मैंने अनक्लेम्ड कैंडिडेट्स के साथ रजिस्ट्रेशन फ्लोर की तरफ बढ़ा। एक बड़ी स्क्रीन पर ट्रायल स्लॉट्स, रेकमेंडेड ऑफरिंग लेवल्स, फैक्शन एक्सेप्टेंस की स्टैटिस्टिक्स और रीसेंट ब्लेसिंग रिजल्ट्स दिख रहे थे। गोल्डन डोमिनियन के एक स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट को पिछले हफ्ते रैंक 2 मिला था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने ऑफरिंग में फैमिली डीड, 3 कंपनी शेयर्स और एक ब्लेस्ड गोल्ड रेलिक दिया था। भीड़ उस रिजल्ट को ऐसे देख रही थी जैसे कोई पवित्र चमत्कार हो। मैंने अपने $18.42 को देखा। हाँ, मुझे डेफिनेटली कोई अलग स्ट्रैटेजी चाहिए थी। वेस्ट, आवाज मेरे पीछे से आई, इतनी प्राउड और इरिटेटिंग कि मेरी आंखें घूमने वाली थीं। मैं मुड़ा और वहां ब्लेक हैरिंगटन खड़ा था। मैं उसे डोरियन की मेमोरीज से जानता था, नॉवेल से पहले ही। रिच फैमिली, गोल्डन डोमिनियन का लॉयल फॉलोअर, बाल ऐसे सेट किए हुए जैसे अपने बार्बर को डायमंड्स में पेमेंट करता हो, और स्माइल इतनी तेज कि उससे टैक्स फाइल्स भी कट सकते थे। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, मेरे पुराने शूज पर नजर रुकी, फिर मेरे हाथ में पड़े टूटे फोन पर। ब्लेक बोला, मुझे लगा था कल रात के बाद तुमने हार मान ली होगी। और ये रहा, चोट लगा हुआ चेहरा, सस्ते कपड़े, कोई स्पॉन्सर बैज नहीं। उसे मेरा बैंक अकाउंट देखने की जरूरत नहीं थी, गरीबी की स्मेल उसे पहले ही आ गई थी। रिच बच्चों में ये टैलेंट जल्दी डेवलप हो जाता है, जैसे एकोलोकेशन होती है, बस उन लोगों के लिए जिन्हें वो नीचा दिखाना चाहते हैं। मैंने उसे थकी हुई स्माइल दी। मैंने ट्राई किया था, लेकिन सुना है स्ट्रगल से कैरेक्टर बनता है। फिलहाल मैं वही एडवर्टाइज कर रहा हूं। उसके पीछे खड़ा उसका दोस्त ट्रेंट बिशप हंस पड़ा। ट्रेंट ज्यादा बड़ा, ज्यादा लाउड और उसके चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन था जैसे वो दरवाजों को भी पजल समझता हो। ब्लेक की नजर मेरे खाली ऑफरिंग पाउच पर गई। तुम सच में रजिस्टर कर रहे हो? किससे? खुले पैसे और दिल से माफी मांगकर। पास खड़े कुछ कैंडिडेट्स हंस पड़े। मैं कुछ स्मार्ट जवाब देना चाहता था, लेकिन उसी वक्त मेरा पेट आवाज करने लगा। टाइमिंग कमाल की थी। ट्रेंट जोर से हंसने लगा। डैम वेस्ट, तुम्हारे ऑर्गन्स भी भीख मांग रहे हैं। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, कम से कम मेरा कोई एक हिस्सा तो एम्बिशियस है। ये सुनकर कुछ लोग सरप्राइज होकर हंस दिए। ये कोई जीत नहीं थी, ज्यादा से ज्यादा एक भालू को नैपकिन से थप्पड़ मारने जैसा था, लेकिन जो मिला मैंने ले लिया। ब्लेक ने अपने हाथ में एक चमकता हुआ ब्लैक केस उठाया। उसके अंदर ग्लास के नीचे एक छोटा गोल्डन स्केल रखा था, जिस पर ओरायन ड्रेक का सिंबल बना हुआ था। मेरी फैमिली ने एक प्रॉपर ऑफरिंग रेडी की है। रजिस्टर्ड गोल्डन डोमिनियन के ऑक्शन से लिया हुआ प्रॉस्पेरिटी रेलिक, सर्टिफाइड, ब्लेस्ड और अप्रेज्ड। वो थोड़ा रुका ताकि सब लोग उसे देख सकें। कुछ लोग अपने फ्यूचर को सीरियसली लेते हैं। मैंने उस रेलिक को देखा, फिर उन रिच कैंडिडेट्स की लाइन को देखा जिनके पास बिल्कुल वैसे ही बॉक्सेस थे, वेलवेट, गोल्ड, सिल्वर, कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रॉपर्टी पेपर्स। पुरखों से मिली एडवांटेज को डिवोशन का नाम दे दिया गया था। और तब मुझे इस दुनिया का सिस्टम बिल्कुल क्लियर समझ आ गया।
गरीब लोग सैक्रिफाइस देते थे, अमीर लोग इन्वेंट्री देते थे, और फिर भी सब इसे फेथ बोलते थे। तभी पूरे एट्रियम में एक बेल बजने लगी। गोल्डन बॉर्डर वाले कोट में एक प्रीस्ट और आयन के स्टैच्यू के नीचे बने प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ। उसकी आवाज स्पीकर से गूंज उठी, बिल्कुल स्मूथ और प्रैक्टिस की हुई। कैंडिडेट्स, आज तुम डिवाइन ऑर्डर के सामने खड़े हो। तुम्हारी ऑफरिंग तुम्हारा प्रूफ है, तुम्हारी प्रेयर तुम्हारी रिक्वेस्ट है, और तुम्हारा चुना हुआ गॉड तुम्हारा फ्यूचर है। उसने गोल्डन हॉल की तरफ हाथ उठाया। सोच समझ कर चुनना। एक स्ट्रॉन्ग फैक्शन तुम्हें ऊपर उठा सकता है और एक वीक फैक्शन तुम्हें बर्बाद कर सकता है। भीड़ ने उसकी बात पर सहमत होकर आवाज की। प्रीस्ट ने आगे कहा, एक बार एक्सेप्ट होने के बाद तुम्हारा फैक्शन मार्क तुम्हें एक डिवाइन पाथ से जोड़ देता है। कोई कैंडिडेट 2 गॉड्स की सेवा नहीं कर सकता। कोई कैंडिडेट अपना पैटर्न बदल नहीं सकता जब तक रिलीज, सेवरेंस या मौत ना हो। उसने मौत वाला वर्ड बहुत शांति से बोला और इसी वजह से वो और ज्यादा डरावना लगा। एक गॉड, एक चांस, एक फ्यूचर, यही रूल था। और क्योंकि सबको ये रूल पता था, इसलिए हर कोई कुछ फेमस गॉड्स के पीछे भाग रहा था। पॉपुलर गॉड्स के पास फॉलोअर्स थे, ऑफरिंग्स थीं, प्रेयर्स थीं, रिकग्निशन था। उनके नाम लॉ, मनी, मेडिसिन, वॉर और मीडिया में लिखे हुए थे। फॉरगॉटन गॉड्स के पास कुछ नहीं था। इसलिए लोग सोचते थे कि फॉरगॉटन गॉड्स वीक हैं क्योंकि वो बेकार हैं। लेकिन मुझे एक अलग पॉसिबिलिटी याद थी। शायद वो वीक इसलिए थे क्योंकि लोगों ने उन्हें पावर देना बंद कर दिया था। ऑल्टर के पास लगी एक स्क्रीन चमकी। उस पर कल के फीचर्ड कैंडिडेट्स के नाम थे, स्पॉन्सर टैग्स, प्रिडिक्टेड फैक्शन मैचेस। तब एक नाम मेरी नजर में आया, कार्टर ब्लेन। अभी उसके पास कोई रैंक नहीं था, कोई ऑफिशियल ब्लेसिंग नहीं थी, बस एक क्लीन प्रोफाइल फोटो थी और एक नोट कि उसे गोल्डन डोमिनियन रिव्यू के लिए रेकमेंड किया गया था। वही था नॉवेल का गोल्डन बॉय गोल्ड मिलने से पहले। एक छोटे से बेवकूफी भरे मोमेंट के लिए मैंने सोचा कि मैं उसकी कॉपी कर लूं। क्यों नहीं? मुझे फ्यूचर पता था। मुझे पता था कि ओरायन का फैक्शन अर्ली स्टोरी में डोमिनेट करेगा। मुझे पता था गोल्डन डोमिनियन के पास पैसा था, स्टेटस था, प्रोटेक्शन थी और इतना कॉन्फिडेंस था कि एक छोटे शहर को भी पावर दे सके। फिर मैंने ब्लेक के रेलिक की तरफ देखा। मैंने एग्जिट के पास बैठे उस रिजेक्टेड लड़के को देखा जिसकी मां के खाली हाथ अब भी कांप रहे थे। फिर मैंने अपने खुद के ऑफरिंग पाउच को देखा। आज के दिन ही ओरायन ड्रेक के पास हजारों कैंडिडेट्स थे, अमीर लोग, स्पॉन्सर्ड लोग, ऐसे लोग जो इतना सोना लेकर आए थे कि उनके सामने मेरा पूरा अपार्टमेंट प्लम्बिंग वाले कचरे के डब्बे जैसा लगता। अगर मैं उससे प्रे करता तो मैं बस एक और गरीब बेवकूफ होता जो एक ऐसे कुएं में छुट्टे पैसे फेंक रहा होता जो पहले से ही डायमंड से भरा हुआ था। बिल्कुल नहीं। ओरिएंटेशन खत्म हुई और कैंडिडेट्स अपने चुने हुए हॉल्स की तरफ भागने लगे। ब्लेक मेरे पास से गुजरा, ट्रेंट उसके साथ था। दोनों सीधा ओरायन के गोल्डन डोर्स की तरफ जा रहे थे। ब्लेक ने पीछे मुड़कर देखा और बोला, वेस्ट, कोशिश करना कि खुद की ज्यादा बेइज्जती मत करवाना। कुछ गॉड्स को सस्ती ऑफरिंग्स पसंद नहीं होती। मैंने जवाब दिया, अच्छा है, फिर मैं ऐसे गॉड को ढूंढ ही नहीं रहा जिसका टेस्ट महंगा हो। वो हंस पड़ा क्योंकि उसे लगा मैं बस खुद को तसल्ली दे रहा हूं। सच कहूं तो मैं तसल्ली ही दे रहा था, बस प्रोफेशनल लेवल पर। लेकिन मेरे पैर गोल्डन हॉल की तरफ नहीं मुड़े। डोरियन वेस्ट की मेमोरीज ने मुझे बताया कि ओल्ड चर्च रजिस्ट्री 2nd फ्लोर पर है, जहां कैंडिडेट्स छोटे श्राइन्स, रिटायर्ड गॉड्स, घर के देवता और बाकी भूले हुए डिवाइन नाम सर्च कर सकते थे। वो सब जिसे कोई भी अच्छा स्पॉन्सर वाला इंसान छूना भी नहीं चाहता था। वो जगह लगभग खाली थी। एक बूढ़ा क्लर्क ग्लास डिवाइडर के पीछे बैठा था, टर्मिनल के पास आधा सोया हुआ। जब मैं पास गया तो उसने ऊपर देखा, मेरा स्पॉन्सर बैज ना नोटिस किया और तुरंत दोबारा बोर हो गया। माइनर रजिस्ट्री? उसने पूछा। ओल्ड रजिस्ट्री, मैंने कहा। ये सुनकर वो रुक गया। उसकी नजर दोबारा मेरी ओर आई। सस्ते कपड़े, चोट लगा हुआ चेहरा, कोई रेलिक केस नहीं, कोई फैमिली प्रीस्ट नहीं और डेंजरस सवाल पूछने की कोई वजह नहीं। ओल्ड रजिस्ट्री के लिए कैंडिडेट ऑथराइजेशन चाहिए, उसने कहा। मैंने अपना फोन उठाया जिसमें ओरिएंटेशन पास था। अनक्लेम्ड अडल्ट ट्रायल 3 दिन बाद। उसने ऐसे सांस छोड़ी जैसे मैंने उसका पूरा दिन खराब कर दिया हो। सर्च टर्म्स। मेरा गला सूख गया क्योंकि ये वही मोमेंट था, नॉवेल के बनाए हुए रास्ते से हटकर मेरा पहला असली कदम। मैं अभी भी वापस मुड़ सकता था, नीचे जा सकता था और आयन की लाइन में खड़ा हो सकता था। अपनी छोटी सी सेविंग ऑफर करके ये उम्मीद कर सकता था कि फेमस गॉड ऑफ फॉर्च्यून आधे सेकंड के लिए मुझे नोटिस कर ले। शायद मुझे रैंक 1 मिल जाता, शायद कुछ भी नहीं मिलता। शायद वेल अंधेरा हो जाता और मैं भी एक साइलेंट फेलियर बन जाता जिसे गार्ड्स बाहर ले जाते। लेकिन इसके बजाय मैं टर्मिनल के पास गया
और वो वर्ड्स टाइप किए जो मुझे नॉवल के एक भूले हुए कोने से याद थे। फर्स्ट पाथ। क्लर्क की भौहें सिकुड़ गईं। स्क्रीन चमकी। 1 सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। फिर सर्च रिजल्ट्स कोलैप्स होकर एक सिंगल रिस्ट्रिक्टेड फाइल में बदल गए, जो इनएक्टिव श्राइन रिकॉर्ड्स की 3 लेयर्स के नीचे दबी हुई थी। क्लर्क ने गम चबाना भी बंद कर दिया। सबसे पहले एक लोकेशन आई, लोअर कैथेड्रल लेवल, सील्ड कॉरिडोर, अनमेंटेन्ड चैपल। फिर फाइल का नाम एक एक लेटर करके लोड होने लगा, जैसे रजिस्ट्री खुद भी उस नाम को बोलना नहीं चाहती थी। आलिया ऑफ द फर्स्ट स्टेप। और उसके नाम के नीचे, जहां डिवाइन टाइटल होना चाहिए था, टर्मिनल ने सिर्फ एक वार्निंग दिखाई, नो एक्टिव फॉलोअर्स रिकॉर्डेड। क्लर्क ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैंने किसी कब्र का रास्ता पूछ लिया हो। किड, उसने कहा। अब उसकी आवाज पहले जैसी बोर्ड नहीं थी। उसकी वर्शिप कोई नहीं करता। मैंने स्माइल की, भले ही मेरे हाथ कांप रहे थे। हाँ, वही तो बात है। क्लर्क ने एक्सेस स्लिप प्रिंट की, जैसे वो मुझे एक डेथ सर्टिफिकेट दे रहा हो, बस बेटर डिजाइन के साथ। एक पतली सी ग्रे पेपर स्ट्रिप ग्लास के नीचे से बाहर आई। उस पर 3 सिंपल वर्ड्स लिखे थे, लोअर कैथेड्रल एक्सेस, और उसके नीचे रजिस्ट्री ने रेड इंक में वार्निंग ऐड की थी, अनमेंटेन्ड डिवाइन साइट, नो स्टाफ असिस्टेंस गारंटीड। परफेक्ट। बिल्डिंग भी मुझे बता रही थी कि अगर मैं वहां मर गया तो वो मेरी खुद की प्रॉब्लम होगी। क्लर्क पीछे हुआ और मुझे एक आखिरी बार देखा। वो गुस्से में नहीं लग रहा था, ना ही ज्यादा परेशान, बस थका हुआ लग रहा था, जैसे उसने बहुत सारे बेवकूफ देखे हों जो मजबूरी को इंस्पिरेशन समझ बैठे। उसने कहा, एक बार तुम श्राइन पाथ में एंटर कर गए तो कैथेड्रल उसका रिकॉर्ड बना लेगा। अगर तुमने ऑफरिंग दी और उसने एक्सेप्ट कर ली तो इसका मतलब समझते हो ना? एक गॉड, एक फैक्शन, कोई वापस मुड़ना नहीं जब तक कोई तुम्हारा मार्क काट न दे या तुम मर ना जाओ। मैंने एक्सेस स्लिप फोल्ड की और ओल्ड रजिस्ट्री से दूर चला गया। लोअर कैथेड्रल की तरफ हर कदम पहले से ज्यादा भारी लग रहा था। गोल्डन हॉल अभी मेरे पीछे था, सेफ, ब्राइट, पॉपुलर, महंगा। ओराइन ड्रेक के हॉल में म्यूजिक था, प्रीस्ट्स थे, वेलवेट रोब्स थी, रिच फैमिलीज थी, और इतना सोना था कि एक ड्रैगन भी टैक्स भरने लगे। आलिया के रास्ते में था एक ग्रे एक्सेस स्लिप, एक वार्निंग, और मैं। कमाल की टीम थी। मैं अभी साइड स्टेयरवेल तक ही पहुंचा था, तभी पीछे से आवाज आई, वेस्ट। ऑब्वियसली ब्लेक हैरिंगटन रजिस्ट्री आर्च के पास खड़ा था। ट्रेंट बिशप भी उसके साथ था। उसके हाथ में अब भी चमकता हुआ रेलिक केस था। ब्लेक की नजर मेरे हाथ के पेपर पर गई। क्या मिला तुम्हें? उसने पूछा। प्राइवेसी, मैंने कहा। ट्रेंट हंस पड़ा। इसको जैनेटर वाली सीढ़ी मिल गई। ब्लेक पास आया और मेरे छुपाने से पहले ही प्रिंटेड नाम का कुछ हिस्सा देख लिया। उसकी स्माइल और बड़ी हो गई। ओह, ये तो कमाल है। और ब्लेक के मुंह से निकली ये लाइन कभी अच्छी नहीं होती थी। ब्लेक ने अपनी आवाज इतनी बढ़ा दी कि पास के कैंडिडेट्स भी सुन सकें। डोरियन वेस्ट आलिया ऑफ द फर्स्ट स्टेप की वर्शिप करने जा रहा है। कुछ लोगों ने मुड़कर देखा। एक लड़के ने अपनी कैंडिडेट ऐप खोली, नाम सर्च किया और रिजल्ट देखते ही हंस पड़ा। ट्रेंट उसके कंधे के पास झुककर पढ़ने लगा। माइनर डोमेस्टिक ब्लेसिंग, फर्स्ट अटेम्प्ट्स, बिगिनर गाइडेंस, चाइल्डहुड माइलस्टोन्स। उसने मेरी तरफ देखा और हंसते हुए बोला, ब्रो, क्या तुम चलना सीखने के लिए हेल्प मांगने वाले हो? और धीरे धीरे सब जगह हंसी फैल गई। वो हंसी छोटी थी लेकिन चुभने वाली थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे भीड़ तब करती है जब उन्हें लगता है कि कोई अब कुचल दिया जाएगा। ब्लेक ने अपने साफ सुथरे नाखून वाले फिंगर से रेलिक केस पर टैप किया। मुझे मानना पड़ेगा वेस्ट, मैंने तुम्हें कम समझा था। उसने कहा, ज्यादातर डेस्परेट कैंडिडेट्स कम से कम किसी असली गॉड के पास जाते हैं, लेकिन तुम तो छोटे बच्चों वाली गॉडेस ढूंढ निकाली। उसका श्राइन है, मैंने कहा। उसकी फाइल है, ब्लेक ने करेक्ट किया। मरी हुई चीजों की भी फाइल्स होती हैं। ये बात मुझे जितना चुभना चाहिए था उससे ज्यादा चुभी, क्योंकि वो पूरी तरह गलत नहीं था। रजिस्ट्री दिखा रही थी कोई एक्टिव फॉलोअर नहीं, कोई प्रीस्ट नहीं, कोई स्टाफ नहीं, कोई करंट ऑफरिंग नहीं। इस दुनिया में फॉलोअर्स गॉड्स को पावर देते थे, प्रेयर्स उन्हें जोड़े रखती थीं, ऑफरिंग्स उन्हें जवाब देने की ताकत देती थीं। एक ऐसा गॉड जिसे कोई वर्शिप नहीं करता अक्सर सिर्फ कागजों में जिंदा रहता था, चाहे मैं कितनी भी उम्मीद कर रहा था कि वो एक सोया हुआ ड्रैगन निकले। मैंने एक्सेस स्लिप को और जोर से पकड़ा और सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू किया। ब्लेक मेरे पीछे आ गया। ट्रेंड भी पीछे आ गया, क्योंकि ट्रेंड बिल्कुल उस टाइप का इंसान लगता था जो फायर अलार्म के पीछे भी चल पड़े अगर कोई बोल दे कि एंड में लड़ाई मिलेगी। जब तक हम लोअर कैथीड्रल लेवल तक पहुंचे, मेरे साथ एक छोटी ऑडियंस बन चुकी थी। सीढ़ियों के नीचे एक सील्ड कॉरिडोर था। ये ऊपर वाले मार्बल हॉल से बिल्कुल अलग था। फ्लोर पर पुरानी इमरजेंसी लाइट्स ब्लिंक कर रही थीं। एक मेटल गेट था जिसके साइड में स्कैनर लगा हुआ था,
और यहां ऊपर जैसे गोल्डन डेकोरेशन, फ्लोटिंग लाइट्स या क्वायर म्यूजिक कुछ भी नहीं था। ट्रेंट ने अपनी नाक बंद कर ली। यहां ये लोग गॉडेस को रखते हैं? ब्लेक ने कहा। नहीं, मैंने जवाब दिया, यहां ये लोग एक गॉडेस को भूल गए हैं। मैंने अपनी एक्सेस स्लिप स्कैनर पर लगाई। 1 सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। पीछे से किसी ने धीरे से बोला, दरवाजे ने ही रिजेक्ट कर दिया, ये तो नया है। फिर गेट जोर की आवाज के साथ खुल गया। जंग लगा हुआ लोहा स्टोन से घिसने लगा। वो आवाज कॉरिडोर में ऐसे गूंजी जैसे कोई गुस्से में नींद से उठ रहा हो। पूरे 2 सेकंड तक कोई नहीं हंसा। तभी मेरे पीछे से एक लड़की की आवाज आई, डोरियन। मैं मुड़ा और वहां मेरा कॉल्डवेल खड़ी थी। मैं उसे डोरियन की मेमोरीज से पहचानता था। स्मार्ट, सावधान रहने वाली, न इतनी बड़ी कि कोई उसे छू ना सके और न इतनी छोटी कि गायब हो जाए। उसका चेहरा इतना शांत था कि टीचर्स उसे देखकर ही रिस्पॉन्सिबल समझ लेते होंगे। मेरा ने पहले ब्लेक और ट्रेंट को देखा, फिर मेरी तरफ देखा। तुम सच में ये करने वाले हो? उसने पूछा। नहीं, मैं बस यहां की स्मेल एंजॉय करने आया हूं। उसका चेहरा सीरियस ही रहा। मजाक फेल हो गया। वो मेरे पास आई और धीरे आवाज में बोली, लेकिन कॉरिडोर में आवाज फिर भी गूंज रही थी, अलिया इनएक्टिव है। मेरा ने कहा, अगर उसने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया तो तुम एक ऐसे फैक्शन से बन जाओगे जिसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं, कोई चर्च सपोर्ट नहीं, कोई मिशंस नहीं, कोई प्रोटेक्शन नहीं और आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं। पीछे ब्लेक धीरे धीरे ताली बजाने लगा। देखो, कॉल्डवेल को भी लगता है तुम बेवकूफी कर रहे हो और ये तो चैरिटी केसेस कलेक्ट करना हॉबी समझती है। मेरा ने उसे ठंडी नजर से देखा। मैंने रिस्की कहा था, स्टूपिड तुमने खुद एक्ट किया। फिर वो मेरी तरफ मुड़ी। तुम्हें सिर्फ एक पाथ मिलता है। अगर गैम्बल करना है तो कम से कम किसी ऐसे पर करो जो अभी भी जवाब दे सके। और यही प्रॉब्लम थी। मुझे लगता था अलिया जवाब दे सकती है, बस मुझे ये नहीं पता था कि वो मुझे जवाब देगी या नहीं। मैं आगे बढ़ता रहा। कॉरिडोर के एंड में एक टेढ़ा सा वुडन डोर था जिसके ऊपर एक टूटा हुआ प्लैक लगा था, अलिया ऑफ द फर्स्ट स्टेप। ना कोई सोना, ना कोई कार्व्ड स्टैच्यू, ना कोई सीक्रेट फ्लेम। डोर पर सिर्फ एक पुराना सा सिंबल था, एक खुले सर्कल के अंदर एक अकेला फुटप्रिंट। ब्लेक जोर से हंस पड़ा। इसका लोगो पैर है। ट्रेंड भी हंसते हंसते झुक गया। बेबी स्टेप्स की डिवाइन पावर। मैंने उस सिंबल को देखा। फुटप्रिंट ही वो चीज थी जो सबको दिख रही थी, सिंपल, कमजोर, लगभग बचकानी। लेकिन उसके आसपास बना सर्कल डेकोरेशन नहीं था। उसमें छोटे छोटे गैप्स थे, जैसे एक कदम से कई रास्ते निकल रहे हों। किसी ने उनमें से ज्यादातर को मिटा दिया था, लेकिन सब नहीं। एक पल के लिए मेरा हेडेक बढ़ गया। नॉवेल की एक लाइन फिर मेरे दिमाग में आई, हर रास्ता कहीं ना कहीं से शुरू होता है। मैंने दरवाजा खोल दिया। फ्लोर पर मोटी ग्रे धूल की लेयर थी। टूटी हुई बेंचेस दीवार के साथ पड़ी थीं। साइड टेबल पर पुरानी कैंडल्स रखी थीं जो पिघलकर अजीब शेप में जम चुकी थीं। सबसे आगे एक स्टोन पेडेस्टल था जहां एक स्टैचू होना चाहिए था। लेकिन वहां कोई स्टैचू नहीं था, सिर्फ एक खाली बेस था और उसके सामने फ्लोर में बना हुआ एक सूखा ऑफरिंग वेल छोटा और गोल था, डार्क स्टोन से बना हुआ। ना कोई ग्लो, ना इंसेंस, ना किसी प्रेयर का निशान। उसके किनारे पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन आधे लेटर्स खुरच दिए गए थे। मैं नीचे बैठा और किनारे से धूल हटाई। जो वर्ड्स दिख रहे थे वो थे फॉर द फर्स्ट स्टेप बिफोर द रोड। मेरी धड़कन तेज हो गई। ये किसी नर्सरी ब्लेसिंग जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। मेरा ने भी वो देखा। उसके एक्सप्रेशन में हल्का सा बदलाव आया। ब्लेक एंट्रेंस पर खड़ा था। अंदर पूरी तरह नहीं आ रहा था, जैसे गरीबी छूने से फैलती हो। तो ये रहा ऑलमोस्ट चलना सीखने वाली लेजेंडरी श्राइन। ट्रेंड अंदर आया और एक टूटी हुई बेंच को लात मार दी। लकड़ी दीवार से टकराकर टूट गई। ध्यान से, मैंने कहा, तुम उसे नाराज कर सकते हो। ट्रेंट ने खाली पेडेस्टल को देखा। किसे? इनविजिबल स्टैच्यू को। बाकी लोग हंसने लगे। मेरे कान गर्म होने लगे। ये जगह बुरी नहीं लग रही थी, बस अकेली लग रही थी, जैसे किसी जिंदा चीज से उसका नाम छीन लिया गया हो, फिर उसके शरीर को बेसमेंट में छोड़ दिया गया हो और इंतजार किया गया हो कि हिस्ट्री उसका काम खत्म कर दे। मैं ऑफरिंग वेल के पास गया। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने पाउच खोला। उसके अंदर कुछ नोट्स थे, एक रिसीट थी और एक पुराना सिल्वर डॉलर था। वो स्क्रैचेस से भरा हुआ था। उसकी चमक जा चुकी थी और शायद उसकी वैल्यू सिर्फ $1 ही थी, अगर यूनिवर्स के पास थोड़ा सा सेंस ऑफ आयरनी ना हो तो।
मैंने उसे बाहर निकाला। ब्लेक ने तुरंत नोटिस कर लिया। ये तुम्हारी ऑफरिंग है? उसने खुशी से पूछा। एक सिक्का? जलन से बेहोश मत हो जाना, मैंने कहा। ब्लेक ने अपना रेलिक केस उठाया। ओरियन को सर्टिफाइड प्रॉस्पेरिटी रेलिक्स मिलते हैं, प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं और गोल्ड एसेट्स मिलते हैं। तुम्हारी गॉडेस को कपड़े धोने के पैसे मिल रहे हैं। मैंने सूखे हुए वेल को देखा। फिर तो उसमें और मुझमें एक चीज कॉमन है। मैं इस दुनिया में अपना इकलौता असली चांस, एक टूटे हुए श्राइन, एक खुरची हुई लिखावट और नॉवेल की एक लाइन पर लगाने वाला था, जो शायद कोई हिडन क्लू था या फिर ऑथर ने रात के 3 बजे बस कुछ डीप लिखने की कोशिश की थी। मेरे पास आई। डोरियन, उसने धीरे से कहा, अगर तुम यहां ऑफरिंग देते हो और उसने एक्सेप्ट कर लिया तो कैथीड्रल तुम्हारा अटेम्प्ट रिकॉर्ड कर लेगा, मुझे पता है। मैंने चैपल की साइड टेबल से खाली प्रेयर स्लिप उठाई। उसके पास एक पुराना ऑफरिंग ब्लेड रखा था जो टूटे हुए ग्लास केस के अंदर बंद था। मैंने अपने हाथ से ग्लास तोड़ दिया, क्योंकि आज का दिन शायद रिलीजियस रूल्स तोड़ने का स्पीड रन बन चुका था। ब्लेड छोटा और सिल्वर था। मीरा ने तेज सांस खींची। ब्लड ऑफरिंग। ब्लेक की हंसी थोड़ी कम हो गई। ब्लड ऑफरिंग्स अलाउड थीं, लेकिन नॉर्मल लोग उनका यूज नहीं करते थे। ब्लड का मतलब था पर्सनल रिस्क, और पर्सनल रिस्क का मतलब था अगर गॉड ने बुरी तरह रिजेक्ट किया तो ऑफरिंग उल्टा नुकसान भी कर सकती थी। मैंने अपने अंगूठे पर छोटा सा कट लगाया। तेज दर्द हुआ। खून की एक बूंद बाहर आ गई। मैंने धीरे धीरे लिखा, क्योंकि मेरा हाथ कांप रहा था। आलिया ऑफ द फर्स्ट स्टेप के नाम, उस पहले कदम के नाम जो रास्ते से भी पहले आता है, उस फॉर्च्यून के नाम जो गोल्ड से भी पहले होता है। मैं जो थोड़ा बहुत मेरे पास है वो ऑफर करता हूं। चैपल शांत हो गया। मुझे अब भी छत से टपकते पानी की आवाज सुनाई दे रही थी, ट्रेंट की सांसें और दरवाजे के पास किसी के पैर हिलाने की आवाज। लेकिन हंसी रुक गई थी, और वही मोमेंट था जब मुझे सच में डर लगा। मजाक सहना आसान था, लेकिन खामोशी फेलियर के लिए जगह बना देती है। मैंने सिल्वर डॉलर को खून लगी प्रेयर स्लिप पर रखा, पेपर को एक बार फोल्ड किया और उसे सूखे वेल के ऊपर पकड़ा। एक पल के लिए मैंने खुद को वैसे देखा जैसे बाकी सब मुझे देख रहे थे। एक चोट लगा हुआ, गरीब, बिना स्पॉन्सर वाला बेवकूफ, जो बिना स्टैच्यू वाली गॉडेस को एक पुराना सिक्का ऑफर कर रहा था। फिर मैंने उसे गिरा दिया। पेपर अंधेरे में गायब हो गया। मैं इंतजार करता रहा। कुछ नहीं हुआ। वेल सूखा रहा, पेडेस्टल खाली रहा। चैपल ने मुझे कुछ नहीं दिया, ना रोशनी, ना गर्माहट, एक छोटी सी चमक भी नहीं। सबसे पहले ट्रेंट ने सांस छोड़ी। फिर वो इतना जोर से हंसा कि उसने दरवाजे के फ्रेम पर हाथ मार दिया। ओ मैन, उसने $1 को भी इग्नोर कर दिया। बाकी लोग भी हंसने लगे। ब्लेक ऐसे स्माइल कर रहा था जैसे उसने मेरा फ्यूचर बेसमेंट के ड्रेन में बहते हुए देख लिया हो। मीरा ने नजर हटा ली, और पता नहीं क्यों वो सबसे ज्यादा चुभा। मैं वेल के अंदर देखता रहा। कम ऑन प्लीज। ब्लेक मेरे पास आया। क्या मैं किसी को बुलाऊं? उसने पूछा। शायद नर्सरी गॉडेस तभी जवाब देती है जब तुम ज्यादा जोर से रोते हो। मैंने मुंह खोला, लेकिन मेरा जवाब वहीं रह गया, क्योंकि उसकी आवाज के नीचे, लोगों की हंसी के नीचे, छत से गिरते पानी के नीचे मैंने कुछ सुना। एक हल्की सी आवाज, क्लिंक। हंसी रुकने लगी। सिक्का नीचे पहुंचा था, लेकिन ये इम्पॉसिबल होना चाहिए था। वेल ज्यादा से ज्यादा 20 फीट गहरा था और सिक्का बहुत देर से गिर रहा था। सब देखने लगे। फिर वही आवाज दोबारा आई, क्लिंक, और भी दूर से, जैसे सिक्का किसी पत्थर से टकराया हो और फिर और नीचे गिर गया हो। मीरा ने धीरे से कहा, यह वेल इतना गहरा नहीं है। पेडिस्टल पर बना पुराना फुटप्रिंट सिंबल एक बार चमका। ब्लैक और गोल्डन लाइट की एक पतली लाइन फ्लोर की धूल के बीच से गुजरी, इतनी हल्की कि मुझे लगा शायद मैंने इमेजिन किया। ब्लेक एक कदम पीछे हट गया। रूम हंसी भूल गया। सूखे हुए ऑफरिंग वेल से ठंडी हवा मेरे चेहरे पर लगी, और कहीं बहुत ज्यादा गहराई से एक औरत की आवाज अंधेरे से उठी, कौन है जो अब भी पहले कदम को पुकारता है? मेरा पहला जवाब लगभग था, मैं ही हूं ऑब्वियसली। शुक्र है दर ने मेरी जुबान रोक ली, वरना बेवकूफी मुंह से निकल जाती। चैपल में कुछ बदल गया था, और मैं उसे महसूस कर सकता था। फ्लोर की धूल हिलना बंद हो गई। ऑफरिंग वेल की ठंडी हवा मेरे चेहरे, मेरे गले और मेरे खून लगे अंगूठे के आसपास घूमने लगी। मेरे पीछे भीड़ अब भी थी, लेकिन उनकी आवाजें धुंधली लग रही थीं, जैसे पूरा कमरा पानी के अंदर चला गया हो। ब्लेक का मुंह हिल रहा था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। सच कहूं तो पूरे दिन में वो पहली बार इतना पीसफुल लगा। मैं वेल के ऊपर झुका और पूरी कोशिश कर रहा था कि ऐसा ना दिखूं जैसे मैं डर से टूटने वाला हूं। मेरा नाम डोरियन वेस्ट है। मैंने आलिया ऑफ द फर्स्ट स्टेप को पुकारा है। वेल के नीचे का अंधेरा हिलने लगा, ऐसे
जैसे कोई बहुत बड़ी चीज अपनी थकी हुई एक आंख खोल रही हो। उस औरत की आवाज दोबारा आई, कमजोर और दूर से, लेकिन उस कमजोरी के पीछे भी ताकत थी। अलिया। उसने नाम रिपीट किया, जैसे वो नाम उसके लिए भी अनजान हो। एक छोटा नाम, एक टूटा हुआ नाम। तुम्हें ये किसने बताया? ये सवाल मुझे लगभग मार ही गया। अभी फिजिकली नहीं, अगर मैं सच बोल देता कि मैंने मरने से पहले तुम्हारे बारे में एक नॉवल में पढ़ा था, तो मुझे स्ट्रांग फीलिंग थी कि बेसमेंट में बैठी गॉडेस इस बात को अच्छा नहीं लेगी। गॉड्स को शायद ये सुनना पसंद नहीं होता कि वो किसी स्टोरी का साइड इन्फॉर्मेशन है। इसलिए मैंने झूठ बोला। ध्यान से, मैंने खोए हुए टुकड़े ढूंढे। मैंने कहा, रजिस्ट्री तुम्हें फर्स्ट स्टेप्स की गॉडेस बोलती है, लेकिन इंस्क्रिप्शन कहता है पहला कदम जो रास्ते से भी पहले आता है। और ड्रेक को गॉड ऑफ फॉर्चून कहा जाता है, लेकिन उसकी सारी प्रेयर्स सिर्फ गोल्ड, कॉन्ट्रैक्ट्स और प्रॉफिट के बारे में होती हैं। ये बात मुझे कभी समझ नहीं आई। फ्लोर पर बनी हल्की ब्लैक गोल्डन लाइन धड़कने लगी। उसकी आवाज तेज हो गई। तुम गोल्ड से पहले वाली फॉर्चून की बात कर रहे हो? मेरा दिल एक पल के लिए रुक सा गया। उसने वो पार्ट सुन लिया था। मैंने सिर हिलाया, हालांकि मुझे पता नहीं था कि वो मुझे देख भी सकती है या नहीं। गोल्ड चांस मिलने के बाद आता है, दरवाजा खुलने के बाद आता है। जब कोई इंसान जीतने के लिए जिंदा रह जाता है तब आता है। फॉर्चून को वेल्थ से पहले शुरू होना पड़ता है। कुछ देर तक वेल बिल्कुल शांत रहा। मेरे पीछे मीरा टूटे हुए बेंचेस के पास जम सी गई थी। उसका एक हाथ आधा उठा हुआ था, जैसे वो मुझे पीछे खींचना चाहती हो, लेकिन ऑल्टर के आसपास बनी उस अजीब पावर को पार नहीं कर पा रही थी। ब्लेक ने स्माइल करना बंद कर दिया था। ट्रेंट का चेहरा ऐसा था जैसे वो सोच रहा हो कि गोस्ट को पंच करना सेल्फ डिफेंस माना जाएगा या नहीं। उस आवाज ने पूछा, क्या तुम प्रीस्ट हो? नहीं। हिस्टोरियन? वो भी नहीं। तो एक झूठा। मैंने मुश्किल से थूक निगला। वेल से एक आवाज आई, जो शायद हंसी थी, अगर किसी ने हंसी को 1000 साल तक दफन करके गुस्से में वापस निकाला हो। कम से कम तुम इतने बेवकूफ नहीं हो कि इस बात से इनकार करो। छोटी सी मर्सी थी, लेकिन मैं उसे एक्सेप्ट करने वाला था। ठंडक मेरे हाथ पर चढ़ने लगी। मेरे अंगूठे का कट जलने लगा। ब्लैक गोल्डन लाइट का एक पतला रिंग मेरी स्किन के नीचे घूमा और प्रॉपर मार्क बनने से पहले गायब हो गया। आवाज बोली, तुम्हारी ऑफरिंग गरीब है। हाँ, मैंने कहा, मैंने नोटिस किया। एक सिक्का, खून की एक बूंद, एक भूखे कैंडिडेट के कांपते हाथों से लिखी हुई प्रेयर। बहुत ही ब्रूटल रिव्यू था, लेकिन गलत नहीं था। वेल के आसपास का प्रेशर और गहरा हो गया। लेकिन उस सिक्के में तुम्हारी आखिरी उम्मीद थी। खून में रिस्क था और शब्दों में यादें। छोटी चीजें भी भारी होती हैं जब वो पहली होती हैं। मेरी सांस रुक सी गई। फर्स्ट, वही वर्ड दोबारा। ये बिगनर लक या बच्चों की मगध नहीं थी। फर्स्ट का मतलब था वो पॉइंट जहां से हर चीज शुरू होती है। मैं पूछना चाहता था कि वो असल में क्या थी। उसकी स्टैचू क्यों गायब थी? उसका श्राइन कैथेड्रल के नीचे क्यों सड़ रहा था? उसका नाम ऐसा क्यों लग रहा था जैसे किसी बहुत बड़ी चीज के ऊपर एक फटा हुआ लेबल चिपका दिया गया हो? लेकिन बोलने से पहले ही मेरे गले के आसपास हवा टाइट हो गई। गॉडेस ने धीरे से कहा, खून से लगे हाथों से सील्ड दरवाजे खोलने की कोशिश मत करो, डोरियन वेस्ट। कुछ दरवाजे काट भी करते हैं। डिवाइन मिस्ट्री भी वार्निंग लेबल के साथ आती थी। क्यूट। मैंने खुद को घुटनों पर संभाले रखा। तो मुझे इतना दे दो कि मैं तब तक सर्वाइव कर सकूं जब तक उन्हें सही तरीके से खोल पाऊं। फिर एक लंबी खामोशी छा गई। इस बार वो ज्यादा भारी महसूस हुई। तुम ब्लेसिंग मांग रहे हो, मैं एक चांस मांग रहा हूं। ये जवाब मेरे सोचने से पहले ही निकल गया। वेल पूरी तरह से शांत हो गया। फिर उसकी आवाज पहले से ज्यादा नरम हो गई। एक चांस, गोल्ड नहीं, जीत नहीं, सुरक्षा नहीं। अगर मुझे सुरक्षा चाहिए होती तो मैं ऊपर ओरायन के पास होता और दुआ कर रहा होता कि वो मुझे पोलाइटली इग्नोर करें। पहली बार उस ठंडक के अंदर हल्की सी गर्माहट महसूस हुई। बहुत छोटी, मुश्किल से महसूस होने वाली, लेकिन वो मेरे सीने को ऐसे छुई जैसे बंद कमरे में किसी ने एक छोटी सी आग जला दी हो। ओरायन, उसने धीरे से कहा। जिस तरह उसने उसका नाम लिया, मेरे हाथों के सारे बाल खड़े हो गए। वो सिंपल नफरत नहीं थी, वो कुछ पुराना और ज्यादा दर्दनाक था, जैसे दर्द ने ही ताज पहन रखा हो। फिर वो फीलिंग गायब हो गई। मैं वो नहीं दे सकती जो मेरे पास नहीं है, उसने कहा। मेरे फॉलोअर्स अब मेरे पाथ को स्ट्रांग नहीं करते। प्रेयर्स अब मेरा नाम नहीं संभालती। ऑफरिंग्स अब मेरा वेल नहीं भरती। दुनिया दरवाजे को भूल गई है, इसलिए दरवाजा लगभग गायब हो गया है। ये वो जवाब नहीं था जो मैं चाहता था। मैं चाहता था वो कहे, कांग्रेचुलेशंस डोरियन, ये लो तुम्हारी इन्फिनाइट फॉर्चून पावर। अब अमीर और हैंडसम बनकर मजे करो। उसकी जगह मुझे मिली डिवाइन बैंक्रप्सी। भाई लोग, ये वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो 200 कमेंट कर दो इस वीडियो पे।
एक बंदे भी 4 से 5 कमेंट करेंगे तो आराम से टारगेट पूरा हो जाएगा। साथ ही वीडियो को हाइप कर दो जिससे माइलस्टोन पूरा होने में आसानी होगी। जब 200 कमेंट का टारगेट पूरा हो जाएगा उसके अगले दिन ही मैं वीडियो का नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगा। मेरी लाइफ के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन उसने आगे कहा, तुमने इतना याद रखा कि मुझे पुकार सके, तुमने इतना रिस्क लिया कि तुम्हारी आवाज मुझ तक पहुंच सके, इसलिए मैं तुम्हें एक बिगिनिंग दूंगी। फ्लोर की ब्लैक गोल्डन लाइन सीधा मेरी तरफ आई और बिना किसी टक्कर के मेरे सीने में घुस गई। एक सेकंड के लिए मुझे सिर्फ दरवाजे दिखाई दिए, पॉसिबिलिटीज, रास्ते, इवेंट्स में छोटी छोटी ओपनिंग्स, एक आदमी का गलत वक्त पर मुड़ना, एक कार्ड का जेब से गिरना, एक लॉक जो अभी अभी बदला गया हो, एक ऐसी कीमत जिसे कोई समझ नहीं पाया, एक ऐसा रास्ता जो सिर्फ तब एग्जिस्ट करता है जब कोई उस पर कदम रखने के लिए मजबूर हो। फिर विजन बंद हो गया। मैं एक हाथ के सहारे पीछे गिर गया और जोर जोर से सांस लेने लगा। मेरे दिल के ऊपर स्किन के नीचे एक पतला क्रेसेंट जल रहा था। ये फुल फैक्शन मार्क के लिए बहुत कमजोर था और कैथीड्रल स्कैनर के लिए बहुत अजीब, जैसे इनविजिबल इंक से लिखा हुआ एक प्रॉमिस। आलिया की आवाज धीमी हो गई। फर्स्ट चांस। वो शब्द मेरे अंदर उतर गए। एक फेवरेबल ओपनिंग, रास्ते का एक मोड़, ये तुम्हें उठाकर नहीं ले जाएगा अगर तुम खड़े ही रहे। ये डरपोक को रिवॉर्ड नहीं करेगा। कुछ ऐसा रिस्क करो जिसे खोना तुम अफोर्ड नहीं कर सकते और शायद रास्ता जवाब दे। शायद, मैंने कहा। मैं भूली हुई हूं, दानी नहीं। फैर था, दर्दनाक तरीके से फैर। ठंडक ने मेरा गला छोड़ दिया। ब्लैक गोल्डन लाइट धूल से गायब हो गई और चापल की सारी आवाजें एक साथ वापस आ गईं। किसी ने गाली दी, कोई लड़खड़ा गया। ट्रेंट ऐसे चिल्लाया जैसे किसी कुत्ते ने काट लिया हो। ब्लेक ने डोर फ्रेम पकड़ लिया और प्रिटेंड करने लगा कि वो पीछे गिरने वाला नहीं था। मीरा सबसे पहले मेरे पास पहुंची। उसने मेरा कंधा पकड़ लिया इससे पहले कि मैं वेल में गिर जाता, जो डिवाइन अटेंशन मिलने के बाद मरने का काफी एम्बैरेसिंग तरीका होता। क्या हुआ? उसने पूछा। मैंने उसकी तरफ देखा। गुड न्यूज। मीरा की नजर पहले मेरे सीने पर गई, फिर मेरे अंगूठे पर और फिर वापस उस वेल की तरफ। क्या उसने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया? मुझे लगता है उसने मुझे ट्रायल वर्जन दिया है। ब्लेक इतना संभल चुका था कि वो दोबारा मजाक उड़ा सके। वो एक ठंडा सा वेल और बेसमेंट की एको, उसने कहा। अब तुम लोग इसी को डिवाइन रिस्पॉन्स बोलते हो? मैंने मीरा के पार उसकी तरफ देखा। तुम पीछे हट गए थे। ब्लेक का चेहरा सख्त हो गया। क्योंकि फ्लोर टूट गया था। फ्लोर ने तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट कर दी क्या? कुछ लोगों से गलती से हंसी निकल गई। ब्लेक की आंखें ठंडी पड़ गईं और हंसी तुरंत बंद हो गई। उसके पास अभी भी पैसा था, स्टेटस था और गोल्डन डोमिनियन का रेलिक था। मेरे पास सिर्फ एक खून निकलता अंगूठा और शायद एक बेसमेंट वाली गॉडेस का कॉन्ट्रैक्ट था। सोशल कैलकुलेशन अभी ज्यादा बदली नहीं थी। तभी मेरी जेब में एक आवाज हुई। मेरा टूटा हुआ फोन। स्क्रीन अपने आप जल उठी थी। एक भयानक सेकंड के लिए मुझे लगा कैथीड्रल ने मुझे डिवाइन रूल्स तोड़ने के लिए पकड़ लिया। मेरी किस्मत के हिसाब से मैसेज कुछ ऐसा होता, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने हेरेसी कर दी है। लेकिन ये कैथीड्रल से नहीं था। ये एक पुराना स्पैम नोटिफिकेशन था, एक पब्लिक ऑक्शन ऐप का, जो डोरियन ने महीनों पहले डाउनलोड किया था और कभी डिलीट नहीं किया। शायद उसका फोन भी इतना गरीब था कि बुरी अपॉर्चुनिटीज को छोड़ भी नहीं सकता था। साउथ साइड स्टोरेज एस्टेट ऑक्शन। सिर्फ आज रात एक मरे हुए कैथीड्रल आर्काइविस्ट का अनक्लेम्ड यूनिट। स्टार्टिंग बिड सिर्फ $10। ये मैसेज कई हफ्तों से दबा हुआ था, लेकिन अब ये मेरी स्क्रीन के टॉप पर था, जैसे किसी ने इसे कब्र से कॉलर पकड़कर बाहर खींच लिया हो। एक मरा हुआ कैथीड्रल आर्काइविस्ट। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मीरा ने मेरे कंधे के ऊपर से पढ़ लिया और उसके चेहरे पर टेंशन आ गई। तुम सीरियसली उस सबके बाद स्टोरेज ऑक्शन जाने के बारे में सोच रहे हो? मेरे पास थेरेपी के पैसे नहीं है, मैंने कहा। तो हाँ। ब्लेक फिर हंसा, लेकिन इस बार उसकी हंसी में पहले जैसा कॉन्फिडेंस नहीं था। ब्यूटीफुल। नर्सरी गॉडेस ने इसे डिस्काउंट हंटिंग पर भेज दिया। शायद उसने भेजा था, या शायद फर्स्ट चांस ने मेरे लिए वही रास्ता खोला था जो मैं अफोर्ड कर सकता था। मैं चैपल से बाहर निकल गया इससे पहले कि कोई मुझे रोक सके, क्योंकि बस आगे बढ़ते रहना ही वो चीज थी जो मुझे ये महसूस होने से रोक रही थी कि मेरे पैर अभी भी कांप रहे थे। शाम तक मैं साउथ साइड स्टोरेज के चेन लिंक फेंस के पीछे खड़ा था। मेरे आसपास बार्गेन हंटर्स, पुरानी चीजें ढूंढने वाले लोग और कुछ ऐसे आदमी थे जो देखकर लगता था कंक्रीट के अंदर की फंगस भी स्मेल कर सकते हैं। बस का पैसा निकालने के बाद मेरे पास टोटल $12.42 बचे थे। मैंने अपने आप को कभी इतना फाइनेंशियली पावरफुल महसूस नहीं किया था। ऑक्शनियर ने पहले कुछ यूनिट्स खोले, पुराना फर्नीचर, टूटे अप्लायंसेस, कपड़ों के बॉक्सेस। लोग ऐसे बिड कर रहे थे जैसे भेड़िए कचरे के लिए लड़ रहे हों। फिर उसने यूनिट C17 खोला। भीड़ ने देखते ही डिसअपॉइंटमेंट की आवाज निकाली। वो बहुत खराब लग रहा था। एक पुराना मैट्रेस, 3 टूटे प्लास्टिक के बॉक्सेस, एक खराब लैंप, गीले कार्डबोर्ड के ढेर। ऐसा यूनिट जिसे देखकर ही लगता था कि इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा।
ऑक्शनियर ने $10 से शुरू किया। किसी ने बिड नहीं की। मैं चुप रहने वाला था, जो समझदारी का काम होता, और इसी वजह से आज के दिन के हिसाब से बहुत सस्पिशियस भी। तभी मेरी नजर अंदर पड़े लॉक पर गई। नया, बहुत ज्यादा नया। बॉक्सेस धूल से भरे थे, लेकिन लॉक पर मुश्किल से जरा सा रस्ट था। किसी ने हाल ही में लॉक बदला था और फिर भी यूनिट छोड़ दिया। मैट्रेस के पीछे एक कार्डबोर्ड बॉक्स पर पुराने कैथेड्रल आर्काइव का स्टैम्प था। मेरा सीना जलने लगा। ये दर्द नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर से उंगली से इशारा कर रहा हो। फर्स्ट चांस। ऑफ कोर्स, रास्ता उसी यूनिट में था जो देखने में ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कोई जानवर मर गया हो। मैंने हाथ उठाया। $12। ऑक्शनियर ने मुझे देखा। किड, ओपनिंग $10 है। मुझे पता है, मैंने कहा। मैं कॉन्फिडेंट दिखना चाहता था। कुछ लोग हंस दिए, लेकिन किसी ने मुझे चैलेंज नहीं किया। ऑक्शनियर ने कंधे उचका दिए। सोल्ड, $12 वाले लड़के को, जिसकी इंस्टिंक्ट्स क्वेश्चनेबल है। सच बोल रहा था। जिस पल वो यूनिट मेरा हुआ, मेरे सीने की गर्माहट गायब हो गई। बस खत्म। फर्स्ट चांस अपना काम कर चुका था। इसका मतलब अगर मैंने सिर्फ फंगस और रिग्रेट का बॉक्स खरीदा था, तो मेरी कहानी वहीं खत्म थी। अगले 20 मिनट तक मैं कचरे में खोजता रहा और ये सोचने से बचने की कोशिश करता रहा कि मैंने एक वेल में रहने वाली आवाज की एडवाइस पर अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। फिर मुझे पहला सील्ड कार्ड केस मिला। पुराने बेसबॉल कार्ड्स, बिल्कुल सेफ कंडीशन में। फिर साइंड गिटार पिक हार्ड शेल डिस्प्ले में। फिर सिल्वर क्वार्टर्स का एक रोल। ये चीजें मेरी लाइफ नहीं बदलने वाली थीं, लेकिन इतनी थीं कि मेरा बैंक अकाउंट जोक लगना बंद हो जाए। और फिर कैथेड्रल स्टैंप वाले बॉक्स के पीछे ऑयल क्लॉथ में लपेटा हुआ मुझे एक लेदर लेजर मिला। उसका कवर फटा हुआ था। पेजेस से धूल और पुराने धुएं की स्मेल आ रही थी, और फ्रंट पर वही सिंबल बना था, एक फुटप्रिंट एक टूटे हुए सर्कल के अंदर। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैं उसे खोल पाता उससे पहले ही यूनिट के एंट्रेंस पर डार्क ग्रीन सूट पहना हुआ एक आदमी आ गया। वो ऑक्शन वाले नॉर्मल लोगों जैसा बिल्कुल नहीं था। बहुत ज्यादा क्लीन, बहुत ज्यादा काम। उसके गोल्ड कफलिंग्स छोटी स्केल्स के शेप के थे, गोल्डन डोमिनियन स्टाइल। उसने पहले लेजर को देखा, फिर मुझे। मैं चर्च रिकॉर्ड्स कलेक्ट करता हूं, उसने शांत आवाज में कहा। उस डैमेज्ड बुक के लिए $2000। एक पुरानी फंगस वाली बुक के लिए $2000, जिसे उसने सिर्फ 3 सेकंड देखा था। मेरी गरीबी जोर जोर से यस चिल्ला रही थी, लेकिन पहली बार मेरे दिमाग ने कुछ काम किया। कोई भी कचरे के लिए $2000 ऑफर नहीं करता, जब तक वो कचरा उसके लिए खतरा ना हो। मैंने लेजर अपने हाथ के नीचे दबा लिया। सॉरी, मैंने कहा, सेंटिमेंटल वैल्यू है। उस आदमी की स्माइल कम हो गई। तुम्हें पता भी नहीं तुम्हारे पास क्या है। नहीं, मैंने यूनिट के अंदर पीछे होते हुए कहा, लेकिन मुझे समझ आने लगा है कि तुम्हें क्या चाहिए। 1 सेकंड के लिए मुझे लगा कि शायद वो आगे बढ़कर इसे ले लेगा। तभी पास वाले ऑक्शनियर के लिए एक और बायर जोर से चिल्लाया, और उस आदमी के चेहरे के एक्सप्रेशंस तुरंत नॉर्मल हो गए। उसने एक कार्ड उठाया और पास पड़ी टूटी हुई प्लास्टिक बिन पर रख दिया। अगर तुम अपना डिसीजन बदलो। उसके चलने के बाद ही मैंने चैन की सांस ली। तभी लेजर मेरे हाथों में हल्का सा कांप उठा। उसका ब्रास का क्लैस्प अपने आप क्लिक करके खुल गया। पेजेस अपने आप पलटने लगे। पुराने रिकॉर्ड्स, नाम, पुराने श्राइन पेमेंट्स और आधे जले हुए स्टैम्प्स के ऊपर से गुजरते हुए एक पेज आकर मेरे अंगूठे के नीचे रुक गया। उस पर धीरे धीरे एक हेडिंग सामने आई, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड, फर्स्ट चैपल ऑफ आलिया। लेजर सिर्फ खुला नहीं था, वो जैसे किसी पर इल्जाम लगा रहा था। कैथेड्रल प्रॉपर्टी रिकॉर्ड, फर्स्ट चैपल ऑफ आलिया। उस पेज पर कहीं भी इनएक्टिव श्राइन, माइनर डोमेस्टिक ब्लेसिंग्स या नर्सरी गॉडेस स्टोरेज क्लोजेट नहीं लिखा था। उस पर सीधा लिखा था फर्स्ट चैपल, वो भी लीगल लैंग्वेज के साथ, पुरानी स्याही में, और कैथेड्रल का ऑफिशियल स्टैंप इतनी जोर से दबाया गया था कि उसका निशान कागज के कोने तक धंस गया था। मैं स्टोरेज यूनिट के अंदर खड़ा था। हवा में गीले कार्डबोर्ड और मरे हुए चूहों की बदबू थी, और उस पल मुझे अचानक एहसास हुआ कि मेरे हाथ में पकड़ी हुई ये फफूंदी लगी पुरानी किताब शायद $2000 से कहीं ज्यादा कीमती थी। गोल्डन डोमिनियन का ब्रोकर तब तक गैराजेस की लाइंस के बीच कहीं गायब हो चुका था, और अजीब बात यह थी कि इससे मुझे बिल्कुल भी सेफ फील नहीं हुआ। जब गोल्ड कफलिंग्स पहना हुआ एक साफ सुथरा आदमी एक सड़ी हुई लेजर के लिए $2000 ऑफर करे और तुम्हारे मना करने के बाद बिल्कुल शांति से चला जाए, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसने हार मान ली है। इसका मतलब ये होता है कि उसने इसे हासिल करने का कोई और तरीका चुन लिया है।
मैंने लेजर बंद की और उसे अपनी जैकेट के अंदर छुपा लिया। बेसबॉल कार्ड्स, सिल्वर क्वार्टर्स और साइंड गिटार पिक मैंने अपने बैकपैक में रख दिए। अगर मैं उन्हें जल्दी बेच देता तो वो मुझे कम से कम 1 हफ्ते तक जिंदा रख सकते थे। लेकिन लेजर उस तरह की चीज लग रही थी जिसके लिए मेरा किसी अंधेरी गली में मर्डर भी हो सकता था। इसलिए बिल्कुल नेचुरली मैं उसे सीधा कैथीड्रल वापस ले गया। पूरे बस राइड के दौरान मेरा एक हाथ मेरी जैकेट पर ही था। जब भी कोई मुझे देखता मुझे लगता कहीं वो गोल्ड कफलिंग्स वाला आदमी तो नहीं, या उसके भेजे हुए गूंस, या कैथीड्रल सिक्योरिटी, या फिर ब्लेक हैरिंगटन जिसके पास अगर थोड़ी सी भी अकल आ गई तो वो और भी ज्यादा खतरनाक बन सकता था। जब तक मैं सेंट्रल डिवाइन कैथीड्रल पहुंचा तब तक डाउनटाउन पर रात उतर चुकी थी। ओरियन ड्रेक की सोने की मूर्ति अब भी प्लाजा के ऊपर चमक रही थी। क्योंकि और क्या ही होता, कुछ गॉड्स को फ्लड लाइट्स मिलती हैं और आलिया को बस बेसमेंट की फफूंदी। कैंडिडेट्स अब भी अंदर मौजूद थे। ऑफरिंग सीजन कभी सोता नहीं था। बहुत सारे 18 साल के लड़के लड़कियां फैक्शन ट्रायल के बंद होने से पहले अपना फ्यूचर खरीदने की कोशिश कर रहे थे। मैं फ्रंट डोर से अंदर घुसा। कपड़े गंदे थे, शरीर पर चोटों के निशान थे और मेरी जैकेट के अंदर एक ऐसी लेजर छुपी थी जो देखने में ही चोरी की हुई लग रही थी। सबसे पहले पुराने रजिस्ट्री क्लर्क की नजर मुझ पर पड़ी। जब मैंने लेदर लेजर उसके काउंटर पर रखी तो उसका बोर चेहरा तुरंत बदल गया। उसने ब्रोकन सर्कल के अंदर बने फुटप्रिंट वाले सिंबल को देखा, फिर मेरी तरफ देखा, फिर दोबारा उस सिंबल को। ये तुम्हें कहां मिली? उसने पूछा। एस्टेट ऑक्शन। उसकी आंखें सिकुड़ गई। ये चर्च की आर्काइवल लेजर है। अच्छी बात है, मैंने कहा। तो फिर आप इसे पढ़ सकते हैं। उसने तुरंत लेजर को हाथ नहीं लगाया और इसी बात ने मेरे पेट को अंदर से कस दिया। लोग बिल्कुल इसी तरह का चेहरा बनाते हैं जब उनके सामने कोई कर्स्ड ऑब्जेक्ट हो, कोई एक्सप्लोजिव लॉ सूट हो या रेस्टोरेंट का अनपेड बिल हो। आखिरकार उसने लेजर खोल ही ली। जिस पल उसकी उंगलियां पेज को छुईं, उसके पास रखा रजिस्ट्री टर्मिनल झिलमिलाने लगा। स्क्रीन पर एक पतली सी काली सुनहरी लाइन रेंगने लगी। क्लर्क बिल्कुल चुप हो गया। टर्मिनल ने तुरंत 2 अलर्ट्स प्रिंट किए। डॉर्मेंट चैपल रिकॉर्ड डिटेक्टेड, कैंडिडेट लिंक्ड श्राइन रेजोनेंस डिटेक्टेड। उसके तुरंत बाद उसके पीछे लगा बड़ा ऑफिशियल वेरिफिकेशन आर्च अचानक एक्टिवेट हो गया। उसकी लाइट्स एक एक करके जलने लगी। सफेद, नीली, फिर सुनहरी। क्लर्क धीरे से फुसफुसाया, ओ हेल। कैथीड्रल के एम्प्लॉय के मुंह से यह सुनना बिल्कुल भी तसल्ली देने वाला नहीं था। सेकेंड फ्लोर रजिस्ट्री हॉल में एक चाइम की आवाज गूंजी। कुछ कैंडिडेट्स मुड़कर देखने लगे, फिर और लोग, और देखते ही देखते हर तरह की गलत अटेंशन मेरे ऊपर गिर पड़ी। स्कैनर की शांत आर्टिफिशियल आवाज गूंजी। कैंडिडेट डोरियन वेस्ट, वेरिफिकेशन आर्च में एंटर कीजिए। मैंने क्लर्क की तरफ देखा। उसने मुझे इस तरह देखा जैसे वो दिमाग में ही अपनी रिजिग्नेशन लिख रहा हो। मैंने पूछा, क्या मैं मना कर सकता हूं? क्लर्क के बोलने से पहले ही स्कैनर ने जवाब दिया, रिफ्यूजल विल बी रिकॉर्डेड एज अटेम्प्टेड कंसीलमेंट ऑफ डिवाइन स्टेटस। कितनी जेनरस पॉलिसी है, मैंने धीरे से कहा और आर्च के अंदर कदम रख दिया। मेटल का फ्रेम मेरे चारों तरफ हल्की सी हमिंग करने लगा। फीकी रोशनी मेरे जख्मी चेहरे, पुरानी जैकेट, गंदे हाथों और काउंटर पर रखी लेजर के ऊपर से गुजर गई। मेरे सीने के अंदर, मेरी रिब्स के नीचे क्रेसेंट मार्क गर्म होने लगा। पहली रीडिंग फेल हो गई। दूसरी रीडिंग उससे भी पूरी तरह फेल हुई। तीसरी रीडिंग के बाद पूरा आर्च गुस्से से भिनभिनाते हुए हॉर्नेट की तरह गूंजने लगा। लोग बहुत जल्दी जमा होने लगे और क्योंकि यूनिवर्स की कॉमिक टाइमिंग हमेशा परफेक्ट होती है, उसी वक्त ब्लेक हैरिंगटन गोल्डन डोमिनियन हॉल से बाहर निकला। उसकी कलाई के पास एक हल्का सा गोल्डन मार्क चमक रहा था, एक नया फैक्शन मार्क। उसके पास एक छोटा सा फ्लोटिंग डिस्प्ले भी चल रहा था। ओरियन ड्रेक, गोल्डन डोमिनियन, डिविनिटी रैंक 1। उसके आसपास खड़े कैंडिडेट्स तालियां बजा रहे थे। ब्लेक के चेहरे पर वो एक्सप्रेशन था जैसे अभी अभी डेस्टिनी ने उसे किस किया हो और अब वो ये डिसाइड कर रहा हो कि जब आम लोग उसकी तारीफ करेंगे तो उसे कौन सा एक्सप्रेशन देना चाहिए। फिर उसकी नजर आर्च के अंदर खड़े मुझ पर पड़ी। उसकी मुस्कान और तेज हो गई। वेस्ट, वो जोर से बोला, बेसमेंट गॉडेस ने आखिर तुम्हें रेंगने का सर्टिफिकेट दे ही दिया क्या? ट्रेंट उसके पीछे आ गया और जोर से हंस पड़ा। कुछ और लोग भी हंस दिए, लेकिन पहले जितने कॉन्फिडेंस के साथ नहीं। उनमें से कुछ लोग वो सिक्का गिरने की आवाज सुन चुके थे। मजाक उड़ाना तब तक आसान होता है जब तक जमीन खुद चमकना शुरू ना कर दे। स्कैनर की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी।
अननोन डिविनिटी डिटेक्टेड। हंसी धीरे धीरे थम गई। ब्लेक चलना बंद कर दिया। आर्च की लाइट्स गोल्ड से बदलकर ब्लैक गोल्ड हो गईं, इतनी गहरी और इतनी ठंडी कि आसपास खड़े सब लोग अनजाने में एक कदम पीछे हट गए। स्कैनर ने बोलना जारी रखा, डोमेन क्लासिफिकेशन अनस्टेबल। क्लर्क ने धीरे से थूक निगला। मीरा कैलबेल भीड़ के किनारे नजर आई। शायद अलर्ट की वजह से वो भी आ गई थी। उसकी नजर सीधा मुझ पर टिक गई। वो मुस्कुरा नहीं रही थी, वो परेशान लग रही थी। लगता था ये अब उसकी आदत बनती जा रही थी। स्कैनर ने एक बार फिर कोशिश की। डोमेन मैच फाउंड। हवा जैसे एकदम भारी हो गई। फिर मेरे सर के ऊपर वाला डिस्प्ले चमक उठा। अननोन डिविनिटी डिटेक्टेड। डोमेन फर्स्ट पाथ एंड फॉर्च्यून रूट। डिविनिटी रैंक 3। एक खूबसूरत पल के लिए पूरा रजिस्ट्री हॉल जैसे सांस लेना ही भूल गया। फिर पूरा हॉल फट पड़ा। कैंडिडेट्स जोर जोर से चिल्लाने लगे। किसी ने गाली दी, किसी ने कहा स्कैनर खराब हो गया है। ब्लेक डिस्प्ले को ऐसे घूर रहा था जैसे उसने उसके पूरे खानदान की बेइज्जती कर दी हो। रैंक 3? ट्रेंड की आवाज हिल गई। एक फुट गॉडेस से? मैं चाहता हूं कि रिकॉर्ड में यह बात जरूर लिखी जाए कि मैंने बाहर से बिल्कुल भी नहीं हंसा। अंदर ही अंदर मैं पूरी विक्ट्री परेड निकाल रहा था। ब्लेक का रैंक 1 टैग अब भी उसके पास हवा में तैर रहा था, लेकिन अब वो पहले जितना डिवाइन नहीं लग रहा था। अब वो ज्यादा शर्मिंदा करने वाला लग रहा था। मैंने पूरी कोशिश की कि उस तरफ ना देखूं। मैं फेल हो गया। ब्लेक ने देख लिया। उसका चेहरा लाल पड़ गया। इम्पॉसिबल, वो बोला। वो श्राइन इनएक्टिव है। मीरा एक कदम आगे बढ़ी। उसकी नजर स्कैनर पर ही टिकी हुई थी। डॉर्मेंट गॉड्स रैंक 3 रेजोनेंस प्रोड्यूस नहीं करते। तो मशीन गलत है, ब्लेक गुस्से से चिल्लाया। स्कैनर ने बिल्कुल उसी पल मामला और खराब कर दिया। मेरे रैंक के नीचे एक और लाइन चमकी, सेकेंडरी ब्लेसिंग चैनल्स सील्ड। ये वर्ड्स 2 सेकंड से भी कम समय के लिए दिखे, फिर डिस्प्ले झटका खाकर रुक गया। एक आदमी डार्क सूट पहने हुए तेज लेकिन संभले हुए कदमों से रजिस्ट्री फ्लोर पार करता हुआ मेरी तरफ आया। उसके बैच पर गोल्ड ट्रिम्ड कैथीड्रल का निशान था। वो प्रीस्ट नहीं था, एडमिनिस्ट्रेशन से था। उस तरह का आदमी जो सिर्फ एक स्टैम्प्ड फॉर्म से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दे और रात को चैन से सो भी जाए। भीड़ खुद ब खुद उसके लिए रास्ता छोड़ने लगी। पुराना क्लर्क सीधा खड़ा हो गया। डायरेक्टर रीव। तो ये थे मैल्कम रीव, लोकल गोल्डन डोमिनियन एडमिनिस्ट्रेटर, कैथीड्रल अथॉरिटी, प्रोफेशनल स्माइल और बिल्कुल बेजान आंखें। उसने पहले स्कैनर डिस्प्ले देखा, फिर मुझे, फिर लेजर को। एक पल के लिए उसके चेहरे पर कुछ चमका। वो रिएक्शन था पहचान, और उस पहचान के नीचे डर छुपा हुआ था। वो पल बहुत जल्दी गायब हो गया, लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं कि मेरी नजर से बच जाता। रीव ने एक हाथ उठाया। रीडिंग सील करो। आर्च की लाइट्स तुरंत बंद हो गईं। पब्लिक डिस्प्ले भी अंधेरा हो गया। कैंडिडेट्स की तरफ से तुरंत विरोध की आवाज आई। वेरिफिकेशन एरर। रीव ने बिल्कुल शांत आवाज में कहा, डोमेन श्राइन रेजोनेंस कभी कभी डिस्टॉर्टेड रीडिंग्स दे सकती है। कोई भी आदमी इस इनकम्प्लीट स्कैनर डेटा को सर्कुलेट नहीं करेगा। तब तक काफी कैंडिडेट्स अपने फोन से सब रिकॉर्ड कर चुके थे, तो उसके लिए गुड लक। डायरेक्टर, पेपर वर्क। रीव मेरी तरफ मुड़ गया। डोरियन वेस्ट। मैंने अपना पसीने से भरा हाथ जैकेट पर पहुंचा। ये बात तो मेरे अनपेड नोटिसेस भी रोज मुझे याद दिलाते रहते हैं। पूरा रूम फिर से खामोश हो गया। रीव ने लेजर की तरफ देखा। लगता है तुमने कैथीड्रल की प्रॉपर्टी रिकवर कर ली है। मैंने एक पब्लिक ऑक्शन से अबैंडन्ड स्टोरेज का सारा सामान खरीदा था। चर्च के आर्काइवल मटेरियल्स किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होते। तो फिर आपकी चर्च को चाहिए कि वो उन्हें स्टोरेज यूनिट्स में खोला बंद करें। पुराने क्लर्क के मुंह से एक हल्की सी घुटी हुई आवाज निकली। रीव की मुस्कान जरा भी नहीं हिली। ये लेजर सिर्फ इतना प्रूव कर सकती है कि कभी यहां एक चैपल मौजूद थी। ये प्रूव नहीं करती कि वो श्राइन अभी भी लीगल है, सेफ है, फंडेड है, या किसी अनलाइसेंस्ड अडल्ट कैंडिडेट को ट्रांसफर की जा सकती है। बस यही था चमत्कार के अंदर छुपा हुआ जाल। मेरे पास सबूत था कि आलिया का चैपल सच में था, लेकिन सिर्फ असली होना उसे प्रोटेक्टेड नहीं बना देता। रीव ने इतनी जोर से बोला कि पूरी भीड़ सुन सके। नीचे वाला साइट मेंटेन नहीं किया गया है, स्ट्रक्चर से अनसेफ है और एक ऐसी डीटी से जुड़ा हुआ है जिसकी कोई एक्टिव वर्शिप बेस नहीं है। कैथीड्रल डॉर्मेंट साइट पॉलिसी के हिसाब से ये डीकमिशनिंग के लिए एलिजिबल है। मेरा सीना एकदम ठंडा पड़ गया। डीकमिशनिंग? मैंने धीरे से दोहराया। रीव बोला, डेमोलिशन,
सील करना और पब्लिक रजिस्ट्री से हमेशा के लिए हटा देना। ब्लेक के चेहरे पर दोबारा कॉन्फिडेंस लौटने लगा। मुझे बताइए, मैंने क्लर्क से पूछा, क्या ये लोग सच में ऐसा कर सकते हैं? क्लर्क हिचकिचाया, लेकिन रीव ने उससे पहले ही जवाब दे दिया। हाँ, जब तक कोई क्वालिफाइड क्लेमेंट रेस्टोरेशन बॉन्ड फाइल ना करे और श्राइन की पूरी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले। ठीक है, मैंने कहा। कितना पैसा लगेगा? रीव की नजर मेरी गंदी जैकेट पर गई, मेरे सस्ते शूज पर और बैकपैक के उस स्ट्रैप पर जो मेरे कंधे को दबा रहा था। उससे पहले से पता था कि मैं इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता, और वही इसका असली मकसद था। $900,000, वो बोला। ये बॉन्ड 7 दिन के अंदर फाइल होना चाहिए। पूरा रूम एक बार फिर खामोश हो गया। $900,000? मेरे पास क्या था? एक बैकपैक, उसके अंदर कुछ बेसबॉल कार्ड्स, कुछ सिल्वर क्वार्टर्स और एक गिटार पिक। तो हाँ, बस लगभग उतना ही। ब्लेक आखिरकार मुस्कुरा दिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस वेस्ट, वो बोला। तुम्हारी गॉडेस के ऊपर अब एक प्राइस टैग लग चुका है। मैंने लेजर उठा ली। रीव ने एक हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। आर्काइवल रिकॉर्ड यहीं रहेगी। नहीं, ये शब्द मेरी कॉमन सेंस के मुझे रोकने से पहले ही मेरे मुंह से निकल गए। रीव की आंखें सख्त हो गईं, लेकिन मैं बोलता रहा, क्योंकि आज का दिन शायद सिर्फ बुरे डिसीजंस के नाम लिखा हुआ था। ये लेजर एक एक्टिव क्लेमेंट डिस्प्यूट का एविडेंस है। आपने अभी खुद कहा है कि मेरे पास 7 दिन है। अगर आप श्राइन के एग्जिस्टेंस का ये इकलौता सबूत मुझसे लेना चाहते हैं, तो पहले आयरन बेंच से एक सीजर ऑर्डर लेकर आइए। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये बात सच में काम करेगी या नहीं, लेकिन रीव रुक गया, और इतना ही काफी था ये समझने के लिए कि मेरी बात पूरी तरह बकवास नहीं थी। रीव ने धीरे से अपना हाथ नीचे कर लिया। 7 दिन, वो बोला। उसके बाद लोअर चैपल को सील कर दिया जाएगा और उसकी हर चीज हटा दी जाएगी। और अगर तुमने बीच में दखल दिया, तो डिवाइन मिसकॉन्डक्ट रिव्यू के पेंडिंग रहते हुए तुम्हारा कैंडिडेट स्टेटस सस्पेंड कर दिया जाएगा। वो मुड़कर चला गया। ब्लेक मेरे पास से गुजरते हुए थोड़ा झुककर बोला, अपने लंच के पैसे बचाना शुरू कर दो। मैं उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा। संभल कर, मेरी करंट स्पीड देखकर कहीं ऐसा ना हो कि डिजर्ट आने से पहले ही मैं तुम्हारे पूरे खानदान से ऊपर रैंक कर जाऊं। उसका जबड़ा कस गया। बचकानी बात? बिल्कुल। लेकिन जैसे ही भीड़ धीरे धीरे छटने लगी, असल डर ने मुझे सच में पकड़ लिया। रैंक 3, 7 दिन, $9 लाख और एक गोल्डन डोमिनियन एडमिनिस्ट्रेटर जिसने आलिया के सिंबल को ऐसे देखा था जैसे वो उसके बेड के नीचे से रेंग कर बाहर निकला हो। मैं लेजर लेकर तुरंत लोअर चैपल की तरफ वापस चला गया, इससे पहले कि सिक्योरिटी अपना डिसीजन बदल दे। कॉरिडोर पहले से भी ठंडा लग रहा था। जैसे ही मैंने आलिया के दरवाजे को छुआ, वो खुल गया। इस बार न स्कैनर की जरूरत पड़ी, न जंग लगे दरवाजे से लड़ाई करनी पड़ी। वो बस क्लिक करके खुल गया। अंदर खाली पेडेस्टल के नीचे वो सूखा कुआं अब भी मेरा इंतजार कर रहा था। टूटा हुआ चैपल बिल्कुल पहले जैसा ही लग रहा था, लेकिन अब मुझे एक बहुत कड़वी बात समझ आ गई थी। ये सिर्फ एक भूला हुआ कमरा नहीं था, ये एक गला था। दुनिया में सांस लेने का आलिया का आखिरी रास्ता। मैं कुएं के पास गया, लेजर को अपने सीने से लगाकर बोला, मैंने तुम्हारे चैपल को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करवा दिया है। लगभग। बस एक बुरी खबर है, उसके साथ $9 लाख का एक पंचलान भी फ्री मिला है। कुआं अंधेरा ही रहा। फिर नीचे से ठंडी हवा की एक हल्की सी लहर उठी। आलिया की आवाज पहले से भी कमजोर थी। अगर ये कुआं दबा दिया गया, उसने धीरे से कहा, तो मेरी आवाज भी इसके साथ चली जाएगी। मेरी उंगलियां लेजर पर और कस गईं। हमारे पास कितना वक्त है? जवाब मेरी खून लगी उंगली को बर्फ की तरह छू कर गुजरा। 7 दिन, बिल्कुल वही नंबर जो रीव ने मुझे दिया था। बिल्कुल नेचुरली, क्योंकि कैथीड्रल पर गॉडेस सिर्फ एक ही बात पर एग्री करते थे, और वो ये थी कि मेरा वक्त खत्म हो रहा था। सिर्फ 7 दिन में $9 लाख का इंतजाम करना किसी भी आदमी के कॉन्फिडेंस का बुरा हाल कर देता है। मैं साइड बेस्ट्री के टूटे हुए फ्लोर पर बैठा था। मेरे पास आलिया का मेन चैपल था। लेजर मेरे घुटनों पर खुली हुई थी। ऑक्शन से खरीदा हुआ बेकार सामान मेरे बैकपैक में पड़ा था, और मेरी फाइनेंशियल पावर एक चेकिंग अकाउंट वाले रैकून से ज्यादा नहीं थी। बेसबॉल कार्ड्स, सिल्वर क्वार्टर्स, एक साइंड गिटार पिक, तो सिर्फ $8,97,000 और चाहिए थे। मतलब प्रॉब्लम लगभग सॉल्व ही थी। अंदर वाले खुले दरवाजे से आलिया के सूखे कुएं की ठंडी हवा मेरे टखनों को छू रही थी। मेन रूम से उसकी हल्की सी आवाज आई, कॉइन ही एक ऑफरिंग नहीं होती।
मैंने खाली पेडेस्टल की तरफ देखा। ये बात डायरेक्टर रीव को भी समझा देना, वो तो कॉइन्स के बहुत बड़े फैन लगते हैं। कैथीड्रल ने पत्थर की कीमत लगाई है, मेरी नहीं। मैं वहीं रुक गया। मैंने दोबारा लेजर की तरफ देखा। प्रॉपर्टी रिकॉर्ड के बाद वाला पेज कोई डीड नहीं था, वो नामों की लिस्ट थी। उस लिस्ट में किसी फेमस इंसान का नाम नहीं था, न किसी डोनर का, न किसी नोबल फैमिली का। इलायस रीड, पहली शॉप जो आग के बाद दोबारा खुली। मैरेबल टॉरेस, पहला बच्चा जो सर्दी से जिंदा बच गया। जोना पाइक, चोट के बाद उठाया गया पहला कदम। रूथ बेल, पहली वॉइड जो वेस्ट की तरफ हुई। हर नाम के नीचे एक छोटा सा निशान बना हुआ था, टूटे हुए सर्कल के अंदर वही फुटप्रिंट। उसके पास छोटी छोटी ऑफरिंग्स का जिक्र था, इतनी छोटी कि ब्लेक हैरिंगटन में देखकर इतना हंसता कि शायद अपनी ही जीभ निगल जाता। 2 तांबे के सिक्के, एक बटन, बच्चे के जूतों का रिबन, एक ट्रेन टिकट, एक शादी की कील। छोटी, बिल्कुल बेकार लगने वाली चीजें, लेकिन मेरी उंगलियों के नीचे वो पेज हल्का सा कांप रहा था, जैसे ये नाम सिर्फ स्याही नहीं थे। फॉलोअर्स? मैंने पूछा। यादें? आलिया बोई। कुछ मेरी थीं, कुछ लगभग मेरी थीं। दुनिया ने उन्हें धीरे धीरे मिटा दिया। आखिरी लफ्ज बोलते वक्त उसकी आवाज टूट गई और उसी पल मुझे पूरी प्रॉब्लम समझ आ गई। रीव को $9 लाख चाहिए थे क्योंकि पैसा उसकी दुनिया की लैंग्वेज थी, लेकिन आलिया में मुझे इसीलिए जवाब नहीं दिया था क्योंकि मैं अमीर था। उसने जवाब इसीलिए दिया था क्योंकि मैंने कम पैसे के साथ भी सही चीज याद रखी थी। तो शायद अगली ऑफरिंग बड़ी होने की जरूरत नहीं थी, शायद उसे सिर्फ और गहरी होने की जरूरत थी। अगले कई घंटों तक मैं लेजर के ऊपर झुककर बैठा रहा, बिल्कुल उस नींद से वंचित ग्रेव रॉबर की तरह जिसके पास होमवर्क भी हो। जो भी नाम मुझे पढ़ने लायक मिले, मैंने उन्हें वेस्ट्री के साइड रॉड से निकली हुई नई प्रेयर स्लिप्स पर लिखना शुरू कर दिया। जब प्रेयर स्लिप्स खत्म हो गई, मैंने कैथीड्रल के पुराने नोटिसेस के पीछे लिखना शुरू कर दिया, पुराने ट्रायल पैम्पलेट्स के पीछे, और स्टेयर्स के पास मिली एक चमकदार गोल्डन डोमिनियन ब्रोशर के पीछे भी लिखा। उस पर लिखने में अलग ही सुकून मिला। हर नाम के नीचे मैंने वही लिखा जो लेजर को अब भी याद था। पहली शॉप, पहला बच्चा, पहला सफर, पहली रिकवरी, पहला वादा। जब मैं लिख रहा था, आलिया बिल्कुल चुप थी। कभी कभी जब कोई नाम सही लिखा जाता, कुएं से एक बहुत हल्की सी धड़कन महसूस होती। कभी कुछ भी नहीं होता, तब मुझे आधी जली हुई स्याही को आंखें फाड़ कर देखना पड़ता, जब तक मेरी आंखें मुझसे नफरत न करने लगें। लगभग आधी रात को मीरा वेस्ट्री के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। उसके हाथ में वेंडिंग मशीन की कॉफी के 2 पेपर कप्स थे और उसका चेहरा देखकर लग रहा था कि पिछले 3 घंटों से वो खुद से लड़ रही थी कि उसे इस सब में पढ़ना चाहिए या नहीं। तुम बहुत बुरे लग रहे हो। मैं मिस्ट्री कल्टिवेट कर रहा हूं। मिस्ट्री? तुम्हारे बालों में धूल लगी है और स्लीव पर खून। एडवांस्ड मिस्ट्री। वो अंदर आई, लेकिन इनर डोरवे से पहले ही रुक गई। स्मार्ट डिसीजन। उसकी नजर मेरे लिखे हुए नामों पर गई, सिल्वर क्वार्टर्स पर, खून लगी प्रेयर स्लिप्स पर और लेजर पर। तुम कर क्या रहे हो? उसने पूछा। आर्ट्स एंड क्राफ्ट से एक डेविस को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। इस बार भी मीरा नहीं हंसी। मैंने उसे सिर्फ सेफ वर्जन बताया। लेजर ने प्रूव कर दिया था कि आलिया के कभी वर्शिपर्स थे। चैपल को रिस्टोर करना जरूरी था। पैसों की प्रॉब्लम लीगल थी, लेकिन रिकग्निशन की प्रॉब्लम शायद डिवाइन थी। मैंने उसे फर्स्ट चांस ऑरन के बारे में नहीं बताया, ना ही ये बताया कि मैं एक मरा हुआ इंसान हूं जो डोरियन वेस्ट का बुरा क्रेडिट स्कोर एक कॉस्ट्यूम की तरह पहने घूम रहा है। मीरा ने पूरी बात ध्यान से सुनी। फिर उसने एक कॉफी का कप मेरे पास रख दिया। रीव ने स्कैनर लॉक सील कर दिए। मीरा बोली, लेकिन लोगों ने रैंक 3 वाला डिस्प्ले रिकॉर्ड कर लिया था। ब्लेक सबको ये बता रहा है कि वो सिर्फ करप्टेड बेसमेंट रेजोनेंस था। नेचुरली उसने ये भी बोला कि तुम्हारी गॉडेस सिर्फ मोल्ड एलर्जी पैदा करती है। वैसे अगर सच कहूं तो ये बात थोड़ी सही भी हो सकती है। मीरा झुककर उन पेजेस के पास बैठ गई। अगर तुम इन नामों को एक ऑफरिंग में बदल देते हो तो कैथीड्रल को पता चल जाएगा। अच्छा, मैंने कहा, ये वैसे वार्निंग नहीं लग रही जिसे इग्नोर कर देना चाहिए। मैंने उसकी तरफ देखा। उसने गहरी सांस छोड़ी। डोरियन? रीव कंफ्यूज नहीं लग रहा था। वो ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी चीज को पहचान लिया हो। अगर तुमने एक और अबनॉर्मल ऑफरिंग की तो वो और भी जल्दी मूव करेगा। मैं कहना चाहता था कि मेरे पास प्लान है। दिक्कत बस इतनी थी कि मेरा प्लान मरे हुए लोगों के नाम, $7, कुछ क्वार्टर्स और पैनिक से चिपका हुआ ऑप्टिमिज्म था। मुझे पता है, मैंने धीरे से कहा। एक पल के लिए मीरा का चेहरा नर्म पड़ गया। तो फिर ये सब अकेले मत करना। मैं जवाब दे पाता उससे पहले ही ऊपर वाले कॉरिडोर से कदम की आवाज आई। वो कदम भारी थे, बिल्कुल कंट्रोल में थे और इतने सिंक्रोनाइज्ड कि वो कैंडिडेट्स के हो ही नहीं सकते थे। मीरा का चेहरा तुरंत बदल गया। मैंने असली लेजर कसकर पकड़ ली।
टूटे हुए वेस्ट्री डोर के उस पार कथीबील मेंटेनेंस जैकेट्स पहने 3 आदमी खड़े थे। उनके हाथ में कोई टूल्स नहीं थे। उनके बूट्स बिल्कुल साफ थे और उनमें से एक के स्लीव के नीचे गोल्ड स्केल कफलिंग्स चमक रहे थे। लो, आ गया लेजर छीनने का वो बेहतर तरीका। सबसे आगे खड़ा आदमी मुस्कुराया। डोरियन वेस्ट, डायरेक्टर रीव कैथीड्रल की आर्काइवल प्रॉपर्टी वापस मांगते हैं। मीरा मेरे पास आकर खड़ी हो गई। तुम्हारे पास सीजर ऑर्डर है? उस आदमी की मुस्कुराहट वैसी की वैसी रही। नहीं। और फिर भी वो सीधा वेस्ट्री के अंदर आ गया। पेपर वर्क गया भाड़ में। मैंने तुरंत सारी कॉपीड प्रेयर स्लिप समेटी, उन्हें लेदर कवर के अंदर घुसा दिया और साइड आइल की तरफ भाग पड़ा। बिल्कुल हीरोइक, बिल्कुल ग्रेसफुल। और फिर मेरा घुटना टूटी हुई बेंच से इतनी जोर से टकराया कि मुझे एक साथ 3 गॉड्स दिख गए और उनमें से एक भी मेरा नहीं था। पहला आदमी लेजर की तरफ झपटा। मीरा ने एक टूटा हुआ कैंडल स्टैंड उठाया और उसके सामने पूरी ताकत से घुमा दिया। वो पत्थर के फ्लोर पर इतनी जोर से टकराया कि उसकी आवाज काफी पुराने रेगुलेशंस को भी जगा देती। भागो, मीरा चिल्लाई। मैं भाग गया। दूसरे आदमी ने मेरे कंधे के पास से मेरी जैकेट पकड़ ली। कपड़ा फट गया। मैं मुड़कर झटका दिया। आधा शरीर जैकेट से निकल गया और मेरी जैकेट पूरी तरह उसके हाथ में छूट गई। एक जमा देने वाले पल के लिए उसका हाथ लेजर को छू गया। लेदर कवर धड़क से बंद हुआ और उसकी उंगलियों को जोर से दबा लिया। वो दर्द से चीख उठा। बस उतनी ही चीख काफी थी ये समझने के लिए कि ये किताब जिन लोगों को पसंद नहीं करती उनके लिए इसके दांत भी हैं। उस पल के बाद से मुझे ये लेजर और भी ज्यादा पसंद आ गई। मैं साइड कॉरिडोर में पूरी स्पीड से दौड़ने लगा। लेजर और प्रेयर बंडल मैंने अपने सीने से कसकर लगा रखे थे। मेरे पीछे बूट्स की आवाज पत्थर पर गूंज रही थी। मीरा कुछ चिल्लाई। किसी आदमी ने गाली दी। लोअर गेट अलार्म जोर जोर से बजने लगा। मेरी पॉकेट में रखा पुराना एक्सिस स्लिप ब्लैक गोल्ड चमकने लगा। मैं पहुंचता उससे पहले ही इनर वेल रूम का दरवाजा अपने आप खुल गया। मैं सीधा अंदर कूद गया। मेरे अंदर घुसते ही दरवाजा इतनी जोर से बंद हुआ कि मेरी रीढ़ की हड्डी ने चैन की सांस ली और मेरे लंग्स ने हार मान ली। बाहर से वो लोग दरवाजे पर टकराए। 1 बार, 2 बार। पुराना लकड़ी का दरवाजा जोर से कांपा, लेकिन अभी के लिए वो टिक गया। मैं लड़खड़ाते हुए ऑफरिंग वेल के पास पहुंच गया और जो कुछ मेरे पास था सब जमीन पर उलट दिया। नाम, सिक्के, प्रेयर स्लिप्स, पुरानी लेजर और मेरा पहला वाव, जो मैंने रीव के डी कमिश्निंग नोटिस के पीछे लिखा था। क्योंकि हां, मैं जरूरत पड़ने पर पेटी भी हो सकता हूं। मेरे हाथ इतना कांप रहे थे कि ऑफरिंग ब्लेड लगभग मेरे हाथ से गिर ही जाती। मैंने दोबारा अपना अंगूठा काटा, इस बार सिल्वर क्वार्टर्स के रोल के ऊपर। खून हर सिक्के पर एक लाल क्रीसेंट की तरह लग गया। मेरे पास $9 लाख नहीं है, मैंने कुएं से कहा। मेरे पास ना फॉलोअर्स हैं, ना प्रीस्ट, ना स्टैचू, और उन लोगों की मेहरबानी से अब मेरे पास एक साफ जैकेट भी नहीं बची। दरवाजा मेरे पीछे फिर से कांपा। लेकिन मेरे पास ये नाम है। कुआं एकदम ठंडा हो गया। मैंने सारी प्रेयर स्लिप्स लेदर कवर के अंदर रख दी। कॉपीड नाम प्रॉपर्टी रिकॉर्ड वाले पेज के साथ चिपक गए। खून लगे सिक्के लेदर की फोल्ड के अंदर छोटे छोटे चांद की तरह घूमकर रुक गए। मैं ये सबूत ऑफर करता हूं कि तुम्हें कभी भुलाया नहीं गया था। और मैं अपना पहला वाव भी ऑफर करता हूं, एक फॉलोअर के रूप में। बाहर से दरवाजे पर पड़ने वाली ठोकर अचानक बंद हो गई और ये खामोशी आवाज से भी ज्यादा डरावनी थी। मैंने रिमेम्बरेंस लेजर उठाकर कुआं के ऊपर रख दी। एक पल के लिए मैं रुक गया, क्योंकि अगर ये फेल हो गया तो मैं सिर्फ कंगाल नहीं रह जाऊंगा, मैं एक बेसमेंट में फंस जाऊंगा, गुस्से से भरे आदमियों के साथ, एक मरती हुई गॉडेस के साथ, और इतनी लीगल प्रॉब्लम्स के साथ कि मेरी आत्मा को भी एक लॉयर की जरूरत पड़ जाए। फिर मैंने हाथ छोड़ दिया। लेजर सूखे अंधेरे कुआं के अंदर गिर गई। शुरू में कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मेरी जिंदगी का हर डिवाइन मिरेकल पहले ड्रामेटिक पॉज लेना जरूरी समझता था। फिर आवाजें कुआं से नहीं, दीवारों से आने लगी। इलियास रीड, मैराबल टॉरेस, जोना पाइक, रूथ बेल। एक एक करके मरे हुए कैंडल्स ब्लैक गोल्ड रोशनी से जल उठे। पेडेस्टल पर बना टूटा हुआ फुटप्रिंट सिंबल बीच से फट गया और उसके चारों तरफ हल्के निशानों का एक चक्र उभर आया। उनमें से ज्यादातर सील्स लगे हुए थे। सबसे पहले सिर्फ एक निशान चमका, गिरता हुआ सिक्का। आलिया की आवाज पहले से ज्यादा मजबूत हो गई, लेकिन उसमें दर्द भी था। अगर, उसने धीरे से कहा, एक भी सर्वेंट बाकी है तो मैं कभी पूरी तरह अकेली नहीं थी। तभी कुआं के ऊपर कहीं से एक दूसरी आवाज गूंजी।
वो चमकदार थी, खुरदुरी थी, और उसकी हंसी ऐसी थी जैसे कोई आदमी 100 साल बाद किसी टैवर्न का दरवाजा लात मारकर खोल रहा हो। आखिरकार मैं तो सोचने लगा था कि पूरा कोर्ट ही बैंकरप्ट हो गया। उसी पल मेरे सीने के अंदर एक सिक्का पत्थर से टकराया। क्लिंक। एक जबरदस्त पावर मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। ये पावर ओरायन की गर्म सुनहरी रोशनी जैसी नहीं थी। ये ब्लैक गोल्ड थी, तेज, बेचैन और हर छोटी सी ओपनिंग को ढूंढने के लिए भूखी। मेरी स्किन के नीचे अलिया के क्रेसेंट मार्क के पास एक गोल निशान जल उठा, लेकिन उसने अलिया का निशान अलग नहीं किया। वो उसी रास्ते के अंदर अपनी जगह बनाकर बैठ गया, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी बड़े दरवाजे के अंदर एक और छोटा दरवाजा खुल गया हो। तब उस आवाज ने कहा, मैवर कॉइन फॉल पहली पुकार का जवाब देता है। चैपल का फ्लोर चारों तरफ से फटना शुरू हो गया। बाहर खड़े आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगे। हमारे ऊपर कहीं से कैथीड्रल स्कैनर चीख उठा। लोअर कॉरिडोर में पब्लिक अलार्म जोर से बजने लगा। मल्टीपल डिविनिटी सिग्नेचर्स डिटेक्टेड। उसके तुरंत बाद एक और अलार्म पहले से भी जोर से गूंजा। 1 गॉड रूल कॉन्फ्लिक्ट सस्पेक्टेड। वाह, मजा आ गया। मैंने सीने को पकड़ते हुए दर्द से सांस ली। इस बिल्डिंग को लग रहा है मैंने अपनी गॉडेस को चीट कर दिया। दर्द के बीच अलिया की आवाज गूंजी, अलग नहीं। फॉलिंग कॉइन मार्क क्रेसेंट के साथ लॉक हो गया। मेरा स्कैनर का अलार्म एक पल के लिए अटक गया। फिर कॉरिडोर के स्पीकर से एक नई रीडिंग जोर से गूंजी। कैंडिडेट डोरियन वेस्ट, डिविनिटी रैंक अपडेटेड। उसी वक्त दरवाजा जोर से खुल गया। मीरा बाहर खड़ी थी। वो जोर जोर से सांस ले रही थी। उसके साथ 2 सिक्योरिटी गार्ड्स और आधा दर्जन कैंडिडेट्स भी थे। सीढ़ियों की तरफ से भागते बूट्स की आवाज आई। मेंटेनेंस वाले आदमी भाग चुके थे। अलार्म बजते ही इतने सारे गवाह आ गए थे कि उन्होंने भागना ही बेहतर समझा। ब्लेक और ट्रेंट भी आ गए थे। लगता था मेरी बेइज्जती देखने की उन्होंने मंथली सब्सक्रिप्शन ले रखी थी। सब लोग चैपल के अंदर से निकलती ब्लैक गोल्ड रोशनी को देख रहे थे। स्कैनर ने आखिरी बार बोलना शुरू किया, डिविनिटी रैंक 4। पूरा कॉरिडोर एकदम खामोश हो गया। ब्लेक का चेहरा ऐसे सफेद पड़ गया जैसे खराब हो चुका दूध। मैंने खड़े होने की कोशिश की। पहली बार फेल हो गया। दूसरी बार कुआं के किनारे को पकड़कर किसी तरह खड़ा हो गया। मेरे सीने के अंदर वाला सिक्का हल्के से बज उठा। ये जीत का निशान नहीं था, ये एक नए मौके की घंटी थी। तभी कैथीड्रल के अपर हॉल से जोर जोर की चीखों की आवाजें आईं। खुशी की नहीं, घबराहट की। सीढ़ियों के ऊपर भारी दरवाजे जोर से खुल गए। सबसे पहले प्राइवेट सिक्योरिटी अंदर दौड़ी। उनके बाद व्हाइट कोट्स पहने हुए मेडिक्स आए और उनके पीछे एक महंगा ब्लैक सूट पहने सख्त चेहरे वाला आदमी था। उसके पीछे एक जवान औरत थी। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थी और उसकी एक स्लीव पर खून लगा हुआ था। उन दोनों के बीच में एक फ्लोटिंग मेडिकल स्ट्रेचर हवा में चल रहा था। उस पर एक बूढ़ा आदमी पड़ा था। उसके होठों के आसपास की स्किन पूरी तरह भूरी पड़ चुकी थी। अमीर लोग मौत को साथ लेकर आ गए थे। किसी ने जोर से चिल्लाया, एशफोर्ड फैमिली के लिए रास्ता खाली करो। मेरे सीने के अंदर वाला सिक्का दोबारा बजा, इस बार पहले से भी ज्यादा जोर से। मेरे घुटने अब भी कांप रहे थे। मेरा नया नया रैंक 4 मार्क अब भी चल रहा था। और उसी पल मुझे समझ आ गया, अगला मौका खुद चलकर मेरे सामने आ चुका था। खून बहता हुआ। अमीर लोग तब तक नहीं भागते जब तक मौत उनके पैसों से तेज न दौड़ रही हो। ये मेरी पहली सोच थी जब एशफोर्ड फैमिली कैथीड्रल के अंदर ऐसे घुसी जैसे मार्बल फ्लोर, गार्ड्स और शायद हवा तक उनकी अपनी हो। मैं अब भी आलिया के कुएं के किनारे को पकड़े खड़ा था। मेरा सीना नए रैंक 4 मार्क की वजह से जल रहा था। तभी उनकी सिक्योरिटी ने कैंडिडेट्स को जोर से हटाना शुरू कर दिया। व्हाइट कोट्स पहने मेडिक्स उनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। वो लोअर कॉरिडोर से फ्लोटिंग स्ट्रेचर को धकेल रहे थे। उस स्ट्रेचर पर हेनरी एशफोर्ड लेटा हुआ था। उस नाम को मैं भी जानता था। पुराने पैसे, प्राइवेट रेल लाइंस, हॉस्पिटल्स, शिपिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। उस तरह का आदमी जिसकी पोर्ट्रेट शायद 3 अलग अलग बोर्डरूम्स में गरीब लोगों को घूर रही हो। लेकिन अब वो एक लाश जैसा लग रहा था, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती सिर्फ 5 मिनट और सांस लेने पर मजबूर कर दिया हो। उसके होठों के आसपास की स्किन भूरी पड़ चुकी थी। काली नसें उसकी गर्दन पर रेंग रही थीं।
हर कुछ सेकंड बाद उसका सीना झटका खाता, जैसे उसके अंदर कोई एक और डोर काट रहा हो। ब्लैक सूट पहना हुआ वो सख्त चेहरे वाला आदमी ग्राहम एशफोर्ड था, हेनरी का बेटा। वो स्ट्रेचर के साथ साथ चल रहा था। उसका एक हाथ रेल को इतनी जोर से पकड़े हुए था कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गई थीं। मुनरो कहाँ है? ग्राहम ने गुस्से से पूछा। जिसकी स्लीव पर खून लगा था वो जवान औरत जरूर सिएना एशफोर्ड थी, हेनरी की पोती। तेज आंखें, शांत चेहरा और डरा देने वाली प्रेजेंस। वो ग्राहम से छोटी लग रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि किसी को डेथ सेंटेंस देने के बाद वो उसकी ग्रामर भी ठीक कर देगी। रीव सीढ़ियों के ऊपर नजर आया। उसका चेहरा कंट्रोल में था, लेकिन उसकी मसल्स कस गई थीं, क्योंकि जिस चीज से कवर अप सबसे ज्यादा खराब होता है वो है एक बिलियनियर फैमिली का अपने मरते हुए फैमिली हेड को उसी बिल्डिंग में ले आना जहां बेसमेंट हेरेसी अलार्म अब भी चीख रहा हो। मिस्टर एशफोर्ड, रीव ने कहा, कैथीड्रल इस वक्त एक सिक्योरिटी इंसिडेंट हैंडल कर रहा है। ग्राहम उसकी तरफ घूम गया। मेरे फादर मर रहे हैं, पहले उसे हैंडल करो। इस बात का कोई जवाब नहीं था। व्हाइट कोट पहना हुआ एक आदमी भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा। उसकी चांदी जैसे बाल पीछे की तरफ सेट थे और उसके हाथ पहले ही हल्के सफेद प्रकाश से चमक रहे थे। डॉक्टर एलायस मुनरो, रैंक 4 हीलर, व्हाइट क्वायर। मेरे आसपास खड़े कैंडिडेट्स ऐसे रिएक्ट करने लगे जैसे कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी आ गया हो। जिन लोगों ने अभी अभी मुझे रैंक 4 पाते देखा था, वो भी एलायस को एक अलग ही इज्जत भरी नजर से देख रहे थे। मेरा रैंक 4 बिल्कुल नया था, थोड़ा इल्लीगल सा लग रहा था और उसमें बेसमेंट की धूल की हल्की सी स्मेल आ रही थी। लेकिन एलायस मुनरो, वो पॉलिश्ड था, लाइसेंस था और मशहूर था। वो हेनरी के स्ट्रेचर के पास गया। उसने 2 उंगलियां बूढ़े आदमी की गर्दन पर रखीं। उसका चेहरा तुरंत सख्त हो गया। ये हालत कब से है? एलायस ने पूछा। ग्राहम बोला, 9 दिन से कंडीशन लगातार खराब हो रही है, पिछले 2 घंटे से क्रिटिकल है। सिएना ने बात आगे बढ़ाई। 3 हीलिंग अटेम्प्ट्स पहले ही फेल हो चुकी हैं। गोल्डन डोमिनियन का एक स्टेबलाइजर कोलैप्स को कुछ देर के लिए रोक पाया था, उसके बाद वो भी टूट गया। ये आखिरी लाइन सुनते ही मेरे सीने के अंदर वाला सिक्का इतनी जोर से बजा कि मैं लगभग उछल पड़ा। मैवर का मार्क कभी कुछ समझाता नहीं था। वो कोई चमकता हुआ एरो नहीं देता था जिस पर लिखा हो ये रहा ऑब्वियस अपॉर्चुनिटी। वो बस मेरी पसलियों के अंदर वाले उस अदृश्य सिक्के को बजाता था और उम्मीद करता था कि मेरे पास दिमाग भी होगा। एलायस ने दोनों हाथ उठा दिए। एरिया खाली करो। सब लोग पीछे हट गए। मैं नहीं हटा, ज्यादा इसलिए क्योंकि मेरी टांगें अब भी उबले हुए नूडल्स जैसी लग रही थी। मीरा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। डोरियन हटो। मैं इमोशनली तो हट ही रहा हूं, मैंने कहा। उसने मेरी एक नहीं सुनी। वो मुझे खींचकर पीछे ले गई और तब एलायस के आसपास सफेद रोशनी खिल उठी।